अध्याय 411 वश में करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। अजीब आकार की घाटियों में हर जगह बजरी फैली हुई थी। एक विशाल लाल भूरे रंग की चट्टान को सावधानीपूर्वक काटने के बाद शिमयू को अचानक दूर से आती एक हिंसक गर्जना सुनाई दी। इस ध्वनि से पहाड़ी पर पड़ी बजरी हिल गई, जिससे धुआं निकलने लगा। शिमयू जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और विशाल चट्टान के पीछे बैठकर ध्वनि के स्रोत को देखने लगा। घाटी की गहराई में एक विशाल अथाह गुफा के सामने 10 फुट से भी ज्यादा ऊंचा एक विशालकाय हड्डी का हाथी दाएं बाएं उछल रहा था। वह ऊपर नीचे उछल रहा था और इस दौरान उसकी पीठ पर चोट लग रही थी। बीच बीच में चट्टान की दीवारें और पत्थर उसकी पीठ में चुभ जाते। ये दृश्य देखकर शिमयू खुद को धूर्तता से मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसे छोटे से गांव के एक काले पिल्ले की याद आ गई। जब गर्मी आती तो वह अपने बालों में पिसुओं के कारण हमेशा अपनी पीठ खुजलाने या काटने की कोशिश में इधर उधर घूमता रहता। बड़े हाथी की विशाल सफेद हड्डियों के अलावा इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। अचानक हड्डियां फूल गईं और उनके मुंह से चमकीला हरा कोहरा उगलने लगा। जैसे ही एक पत्थर शिमयू के ठीक सामने वाले दूसरे पत्थर पर गिरा, कोहरा आसपास की जमीन की ओर फैलने लगा। शिमयू ने देखा और जल्दी से छिप गया। पेंग, हरे रंग का कोहरा बिखरने लगा और लगभग शिमयू पर गिरने लगा। जैसे ही वह शिलाखंड कोहरे के संपर्क में आया, उसकी सतह हरे रंग के कीचड़ से ढक गई। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और अचानक शिलाखंड में छेद हो गए। शिमयू ने जल्दी से स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू को पकड़ लिया और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। कोहरा छट जाने के बाद भी हाथी अपनी गर्दन काटने के प्रयास में दाएं बाएं लड़खड़ाता रहा। ये देखकर कि वह खुला नहीं था, शिमयू को थोड़ी राहत मिली। वह पास नहीं गया, बल्कि सुरक्षित दूरी से ही निरीक्षण जारी रखने का फैसला किया। सफेद हड्डी वाले हाथी का सिर अचानक नीचे झुक गया। उसके बाद एक खामोश दहाड़ सुनाई दी। शिमयू ने एक क्षण के लिए देखा और विशाल हड्डी के सिर पर एक छोटी सी क्रिस्टल स्पष्ट आकृति देखी। वह आकृति धुंधली सी दिखाई दी और फिर गायब हो गई। विशालकाय हाथी की खाली हड्डियों को देखकर शिमयू ने आंखें मलीं और आंखें सिकोड़ीं, मानो ये कोई सपना हो। अगले ही पल शिमयू ने पाया कि विशालकाय हाथी की खोपड़ी में एक स्पष्ट दरार थी। शिमयू की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक पाया कि हाथी की पूंछ के नीचे जमीन पर एक छोटा सा कंकाल था। कंकाल चटक गहरे बैंगनी रंग का था। दूर से देखने पर वह विशालकाय हाथी की हड्डियों जैसा ही लग रहा था, हालांकि आकार में छोटा था, लगभग चींटी जैसा। शिमयू खास तौर पर मोहित हो गया। छोटे बिच्छू का कंकाल क्रिस्टल जैसा पारदर्शी रंग का था और उसमें पारदर्शी चाकू जैसे 2 हड्डी के पंजे थे। क्रिस्टल कंकाल ने अपने हाथों में 2 पारदर्शी चाकू पकड़ लिए और झुकने की मुद्रा में आ गया। विशालकाय हाथी के पार्श्व में एक दरार दिखाई दी और क्रिस्टल कंकाल तुरंत बाहर निकलकर विशालकाय हड्डी वाले हाथी के ऊपर आ गिरा। उसके 2 छोटे चाकुओं के जोरदार प्रहार से विशालकाय हाथी की खोपड़ी पर एक दरार दिखाई देने लगी। शिमयू ने उस दरार को देखा और देखा कि कैसे सेकंड बीतने के साथ वह बढ़ती जा रही थी। उसका दिल आश्चर्य से भर गया। यदि उनके पास तकनीक और कौशल न होता तो उनके लिए क्रिस्टल कंकाल की गतिविधियों का पता लगाना कठिन होता। क्रिस्टल कंकाल मौका मिलते ही हमला करने से नहीं हिचकिचाता था और जब भी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती तो वह तुरंत नीचे कूदकर छिप जाता था। वह अगले हमले के मौके का इंतजार करते हुए दुबक कर छिप जाता था। इतने हमलों के बाद सफेद हड्डी वाला हाथी अब खोपड़ी के सिरे से लेकर अंगों तक कट और चोटों से भर गया था। यह एक प्राकृतिक हत्यारा है। शिमयू ने मन ही मन प्रशंसा की। अदृश्य होने, स्पष्ट दृष्टि से छिपने में कुशल तथा शीघ्र हमला करने में कुशल होने के कारण ये वास्तव में एक हत्यारे के लिए सर्वोत्तम विकल्प था। जब हाथी फिर से सामने आया तो क्रिस्टल कंकाल उड़कर बाहर आया और पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। जैसे ही चाकू के ब्लेड विशालकाय हाथी के आर पार हुए, हड्डियां फिर से चोटिल हो गईं। बस इस बार कामयाब होने के बाद वह जमीन पर वापस नहीं कूदा। सफेद हड्डियों वाला हाथी पीठ के बल गिर पड़ा और दोनों चाकू उसकी रीढ़ की हड्डी में धंस गए। इस अदृश्य प्रतिद्वंदी ने विशालकाय हाथी को इस हद तक प्रताड़ित किया था कि वह पागल हो रहा था। लगभग पूरी तरह से अपनी विवेकशीलता खो बैठा था। दहाड़ते हुए लगभग 7-8 फुट लंबा एक विशाल हरा हाथी हवा में से प्रकट हुआ। विशालकाय हाथी ने अपना मुंह खोला और चिपचिपा हरा कोहरा उगलना शुरू कर दिया। लेकिन ये कदम उठाने के बाद छाया हाथी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रिस्टल कंकाल को तो जैसे इसकी उम्मीद ही थी। हरा कोहरा उस तक पहुंचने से पहले ही कंकाल विशालकाय हाथी की पीठ से कूद गया और हरे कोहरे से बच निकला। इस चिपचिपे हरे कोहरे का विशालकाय हाथी की हड्डियों पर संक्षारक प्रभाव पड़ा। वह झांझों की तरह शोर मचाते हुए अपनी पीठ के बल गिरा और कई हड्डियां जो पहले से ही टूटी हुई थीं, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गईं। टकराना, विशालकाय हाथी की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गईं और वह जमीन पर लकवाग्रस्त होकर गिर पड़ा। इस बिंदु पर क्रिस्टल कंकाल द्वारा हत्या सफल प्रतीत हुई। हाथी अभी भी घुटन के साथ अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा था। जब उसकी पलकों में बैंगनी आत्मा की आग बुझ गई, तभी क्रिस्टल कंकाल कदम दर कदम आगे बढ़ा। क्रिस्टल कंकाल हाथी के सिर के पास गया और विशालकाय हड्डियों की आंखों पर घातक प्रहार करने के लिए दोहरे चाकुओं से प्रहार किया। हालांकि जब उसने अपने दोहरे चाकुओं का अनावरण किया तो हाथी की आंखों में आत्मिक अग्नि अचानक चमक उठी। क्रिस्टल कंकाल चौंक गया और उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसी समय हाथी एक तरफ कूद गया और उसकी हड्डियां धीरे धीरे पारदर्शी हो गईं। इससे उसका आकार पूरी तरह से नहीं छिपता था। सिर के ऊपर से एक काले प्रकाश के पर्दे ने उसे ढक रखा था तथा क्रिस्टल कंकाल ने उसे ढक रखा था। अचानक एक काली ईंट हवा में प्रकट हुई, जिससे गहरा प्रकाश निकल रहा था।
यह कोई और नहीं बल्कि फॉल्नर एंजल डेस्क थी। क्रिस्टल कंकाल काली रोशनी के नीचे बैठ गया और कांपने लगा। दूर से 2 आग के गोले उड़कर क्रिस्टल कंकाल के दोनों पैरों पर गिरे और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हवा में फॉल्नर एंजल डेस्क की काली रेखाएं चमक उठीं और क्रिस्टल कंकाल की छाया गायब हो गई। शिम्यू बहुत खुश हुआ और फॉल्नर एंजल डेस्क का पता लगाने के लिए दौड़ा। वह ये देखकर हैरान रह गया कि क्रिस्टल कंकाल का कहीं कोई निशान नहीं था। शिम्यू की भौहें सिकुड़ गईं मानो उसे कुछ आभास हो गया हो। अचानक कुछ ही दूरी पर एक आकृति प्रकट हुई। पीछे मुड़कर देखा तो जहां वह खड़ा था वहां एक छोटी सी पारदर्शी आकृति दिखाई दी। उसने चाकू पकड़ा और उसे जमीन में गड़ा दिया। क्रिस्टल कंकाल हवा में उछला और चुपके से हमला करने की कोशिश की। अगर शिम्यू समय रहते उसे न टालता तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। जैसे ही क्रिस्टल कंकाल खड़ा हुआ और फिर से छिपने की कोशिश की, शिम्यू ने नीली छाया में बदलकर अपनी उपस्थिति को स्पष्ट कर लिया और अपने चाकू को क्रिस्टल कंकाल पर निशाना बनाया। क्रिस्टल कंकाल हैरान रह गया। उसने अपने 2 छोटे चाकुओं से शिम्यू के हमले को तुरंत रोका, लेकिन शिम्यू की जबरदस्त ताकत के आगे वे जमीन पर दब गए। शिम्यू ने अपनी खोपड़ी को सफेद हवा से पटक दिया और एक तरफ झुक गया। क्रिस्टल कंकाल ने ये देखा और तुरंत भागने का रास्ता खोजने के लिए ऊपर चढ़ गया। तभी उसके पैरों के तलवों से हरी रोशनी चमक उठी। प्रकाश के बीच कई हरी लताएं उड़ गईं और क्रिस्टल इनामिल बंध गया। कुछ ही दूरी पर शिम्यू की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने क्रिस्टल कंकाल के साथ अपनी आंखें मजबूती से मिला ली हों। खोपड़ी के ऊपर काली रोशनी चमक उठी। फॉल्नर एंजल डेस्क हल्की सी टिमटिमाई और काली रोशनी के द्वार से बाहर उड़ गई। इस बार क्रिस्टल कंकाल के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह गिरे हुए एंजल डेस्क में समा गया। शिम्यू ने तुरंत अपना ज्ञान गिरे हुए देवदूत डेस्क पर डाल दिया। आत्मा जाल मंत्र का प्रयोग करके उसने क्रिस्टल कंकाल को एक अनुबंध के लिए बाध्य किया। ये काम पूरा होने के बाद शिम्यू को राहत मिली। उसका मूल उद्देश्य गिरे हुए देवदूत डेस्क से सफेद हड्डियों वाले विशालकाय हाथी को पकड़ना था, लेकिन अचानक उसे एक छोटा सा क्रिस्टल कंकाल मिला जिसमें एक हत्यारे की क्षमता थी। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जा सके तो ये भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। अंततः इसे और भी शक्तिशाली बनाया जा सकेगा। शिम्यू अपनी पकड़ी हुई मछली से बहुत खुश हुआ और डार्कवाटर झील पर लौट आया। एक दिन बाद जब शिम्यू डार्कवाटर झील के आसपास वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि वहां की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी उनके जाते समय थी। झील के आसपास के मृत जीव अभी भी यान लुओ के निर्देश का पालन कर रहे थे, किसी को भी पास नहीं आने दे रहे थे, लेकिन शिम्यू के लिए उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शिम्यू झील के सामने खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। यान लुओ अभी भी झील में था, जबकि वो ये अभी भी अपनी पिछली स्थिति में था और झील की सतह पर तैरते लाल धुंध को आत्मचेतना से चूस रहा था। बात करें तो मृत आत्माओं की दुनिया अपरिवर्तनीय दृश्यों से भरी हुई थी। वहां लंबे समय तक रहना उबाऊ साबित हो सकता था। शिम्यू ने वू यी को बहुत देर तक देखा और जब उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। अचानक उसे स्वर्ग आरोहण शिखर का गुप्त पुस्तकालय याद आ गया। उसने अभी तक उसे खोला नहीं था। अफवाह के अनुसार स्वर्ग के स्वर्गारोहण शिखर के गुप्त पुस्तकालय में श्वेत वानरों के राजा द्वारा छोड़ी गई रहस्यमयी विरासत छिपी हुई थी। पवित्र व्यवस्था को तोड़कर क्या यह वही लकड़ी का बक्सा हो सकता है जिसमें वह विरासत छिपी हुई थी? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, शिम्यू का उत्साह बढ़ गया। यद्यपि उसने श्वेत वानर और नीला वानर राजा का रक्त प्राप्त कर लिया था, फिर भी इससे उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। उसने लकड़ी के बक्से को रिंग से बाहर निकाला और पाया कि वह भारी लग रहा था। लकड़ी का ढक्कन कसकर बंद था और कुछ चांदी की पट्टियों से उसे सील कर दिया गया था। शिम्यू ने डिब्बा अपने सामने रखा और चांदी की पट्टिका का कोना खींचा। जैसे ही उसने मुहर हटाई, चांदी का प्रतीक थोड़ा चमकने लगा और ऊपर की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बक्सा इतनी आसानी से कैसे खुल गया। चांदी के प्रतीक के ऊपर बना रूम उसके द्वारा बनाए गए किसी भी उच्चतम श्रेणी के प्रतीक से ज्यादा जटिल था। शिम्यू को उम्मीद नहीं थी कि इसे बिना किसी प्रयास के हटाया जा सकेगा। क्या यह इसलिए है क्योंकि प्रतीक समय के कारण धीरे धीरे अमान्य हो गया है? शिम्यू ने मन ही मन अनुमान लगाया, लेकिन एक तरह से इससे उसे परेशानी से भी बचा लिया गया। जब शिम्यू ने बक्से पर से आखिरी चिन्ह हटाया तो पूरे लकड़ी के बक्से से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली। एक धमाके के साथ बक्सा ऊपर उड़ गया और उसका आकार बढ़ने लगा। पलक झपकते ही लकड़ी का बक्सा जो पहले एक व्यक्ति के आकार का था अब एक घर के आकार का हो गया। अध्याय 412 एक सिर। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू ने विशालकाय लकड़ी के बक्से को हवा में स्थिर लटकते देखा। उसका दिल सदमे से धड़क रहा था। सौभाग्य से अपने आकार के अलावा बक्से में कोई और असामान्य विशेषता नहीं दिखी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उस पर पहले चिपकाए गए चांदी के ताबीज लकड़ी के बक्से के मूल आकार को दबाने के लिए थे। शिम्यू का सदमा तो शांत हो गया, लेकिन उसके स्थान पर उसके अंदर जिज्ञासा की एक नई भावना पैदा हो गई, क्योंकि वह सोच रहा था कि अंदर किस तरह की चीजें रखी होंगी। उसने एक पल सोचा, फिर आगे बढ़ा और अपनी क्यूई क्लाउड तकनीक का इस्तेमाल करके उस विशाल लकड़ी के बक्से के ऊपर चढ़ गया। फिर अपनी बाहों को किनारे पर कसकर पकड़े हुए वह ढक्कन उठाने के लिए तैयार था। उसने अपनी भौहें उठाईं। बक्सा बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं था। इस साधारण दिखने वाले लकड़ी के बक्से का वजन कम से कम 10 लाख पाउंड था। बेशक वर्तमान शिम्यू के लिए यह कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। हाय हो, वह गुर्राया, उसकी बाहें पूरे ढक्कन को खोलकर उसे एक तरफ फेंक देती हैं।
शिमयू को बक्से से निकलती सुनहरी रोशनी का एहसास हुआ और साथ ही उसके शरीर में एक मोटी ठंडक फैल गई, जिससे वह कांप उठा। उसने अपनी आंखें उस वस्तु पर गड़ा दी और इतना चौंक गया कि वह पीछे की ओर उछल पड़ा। उसका शरीर सुरक्षात्मक लाल प्रकाश में लिपटा हुआ था। उसका स्वर्गीय उल्कापिंड काला लोहे का चाकू पहले से ही उसके हाथ में था। उस चौकोर बक्से के भीतर एक सुनहरे जियाओ सर्प का विशाल सिर पड़ा था। सिर की सतह घने सुनहरे शल्कों की पंक्तियों से ढकी हुई थी, जो उसी सुनहरे प्रकाश के प्रभामंडल बिखेर रहे थे। उसके मुकुट से एक धनुषाकार सुनहरा सींग निकला हुआ था। गालों के किनारों पर दाढ़ी के बालों की 2 लंटें लटक रही थीं, जबकि जबड़े से कुछ नुकीले दांत निकले हुए थे। कुल मिलाकर सिर से प्राचीनता और पुरातन वैभव का एक हृदय विदारक एहसास झलक रहा था। सांप की आंखें बंद थीं, फिर भी पूरी चीज इतनी जीवंत और जीवंत दिख रही थी कि कोई यह भूल कर सकता था कि वह केवल सोया हुआ है। आखिरकार खुद को संभालते हुए शिमू कुछ देर दूर खड़ा रहा और सिर का निरीक्षण करते हुए ये सुनिश्चित करने लगा कि वह सचमुच मर चुका है। सांप की दाढ़ी उसके गालों के पास कमजोर सी लटक रही थी, जबकि शिमू ने देखा कि गर्दन का किनारा बिल्कुल सीधा था, मानो किसी बेहद तेज औजार से सिर को काट दिया गया हो। ये सोचकर शिमयू ने आखिरकार राहत की सांस ली। अपना काला ब्लेड म्यान में रखते हुए वह नीचे उतरा और फिर डिब्बे के किनारे पर रुक गया। जैसे ही उसके मन में एक नया भयानक विचार आया। जिस सिर को वह देख रहा था उसने उसे उस 9 सिर वाले सुनहरे जियाओ ड्रैगन की याद दिला दी, जिसे सफेद बंदर ने सपने में गिरा दिया था। अगर इस चीज को स्वर्ग के आरोहण शिखर पर सुरक्षित रखने से पहले लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया गया था, तो क्या यह 9 सिर वाले लेवथान का सिर हो सकता है? लेकिन उसके सपने में सुनहरा जियाओ सर्प सफेद वानर द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया। क्या यह उससे भी बड़े 9 सिर वाले जियाओ सर्प का हो सकता है, जो खून के बदले की भावना से सफेद वानर को मारने आया था? यदि ऐसा था तो उसके सामने इस सुनहरे जियाओ सर्प की शक्ति संभवतः स्वर्ग श्रेणी से भी अधिक रही होगी। फिर भी इस एक सर्प के सिर का सफेद वानरों की शक्तियों के उत्तराधिकार से जरा भी संबंध नहीं था, चाहे इसे किसी भी नजरिए से देखा जाए। तो फिर हुआंग लॉन्ग इस खास चीज को पाने के लिए इतना क्यों उत्सुक था? क्या वह गलत हो सकता था? शिमयू ने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को एक तरफ फेंकने की कोशिश करते हुए। उसने सिर के पास जाकर उसे अच्छी तरह से जांचने का फैसला किया। तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। विशाल सिर पर लगी आंखें अचानक खुल गईं और उनसे एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई और एक दैत्याकार भाव की स्तब्ध कर देने वाली आभा ने हवा को तुरंत दबा दिया। सिर ऐसे हिलने लगा मानो अभी अभी जिंदा हुआ हो। उसके सुनहरे शल्क सोने की चमक में चमक रहे थे। शिमयू केवल सोने की एक चमक देख सकता था, इससे पहले कि अचानक एक अज्ञात शक्ति ने उसके चेहरे को जकड़ लिया और फिर अचानक उसका शरीर हल्का हो गया और किसी तरह पीछे की ओर उड़ने की गति में था, जैसे कि उसे बादलों द्वारा दूर ले जाया जा रहा हो। वह स्तब्ध होकर कई दर्जन गज पीछे की ओर उड़ने के बाद ही हाथ का इशारा कर पाया। उसके आदेश पर बादल का एक गुब्बार प्रकट हुआ और उसके शरीर पर छा गया। अभी भी चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ विशालकाय सिर धीरे धीरे हवा में उठा। उसकी सुनहरी पुतलियां अपने नए परिवेश को देख रही थीं और उसने एक भयानक गर्जना की। एक बड़ी ध्वनि तरंग हवा में चारों दिशाओं में फैल गई। इसने शून्य को हिला दिया, जिससे एक हवाई ज्वारीय लहर उत्पन्न हुई, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। इस एक ही दहाड़ की गूंज से कुछ निचले दर्जे के मरे हुए जीव टुकड़े टुकड़े हो गए। इस बीच वुये, जो अभी भी यहाँ से काफी दूर डाकवाटर झील के पास बैठा था, को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी सीट से उठा लिया। शिमयू को तुरंत एहसास हो गया कि हालात बदतर हो गए हैं। उसके सिर के चीखने से पहले ही उसकी असली क्यूई ने उसे कसकर घेर लिया था। फिर भी जब ध्वनि तरंग उसकी ढालों से टकराई तो वे जोर से हिल गईं, क्योंकि सिर्फ एक आवाज ही शिमयू के कानों पर पड़ी। उसे तुरंत मतली की लहर ने जकड़ लिया, यहाँ तक कि उसकी छाती में भी दर्द हो रहा था। आखिर यह चीज अभी भी जीवित क्यों है? शिमयू कुछ गज पीछे की ओर उड़ गया और अंततः अपने शरीर को स्थिर कर लिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी काफी पीला था। सुनहरे सांप के सिर की रोशनी मंद पड़ने लगी और उसकी चीखें बंद हो गईं। एक सुनहरा प्रेत उसके सिर से निकलकर बाहर आया, मानो वह उसकी आत्मा हो जो बहुत समय से उसके सिर में छिपी थी। सुनहरे जियाओ सर्प की आत्मा ने तुरंत ही आसपास खड़े मरे हुए जीवों को देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। एक जोर की सांस के साथ उसने उन्हें अंदर खींचना शुरू कर दिया। हुश हुश हुश। मरे हुए प्राणियों की आत्मा की ज्वालाएं बलपूर्वक उनके शरीर से बाहर निकल गईं और सर्प के मुंह में प्रवाहित हो गईं। उसके बाद सुनहरी जियाओ आत्मा की सतह चमक उठी और ऐसा लगा कि वह थोड़ी अधिक भौतिक हो गई है। ये दृश्य देखकर शिमयू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बूम बूम। ये तब की बात है जब मृतात्मा जगत के संपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई घातक धुंध उबलने लगी और लुढ़कने लगी, क्योंकि वे उस स्थान पर एकत्र हुए जहां सर्प का सिर था। काले धुएं की अनगिनत धाराएं एक साथ आकर सुनहरे सांप के सिर को ढंक गईं। कुछ ही सेकंड में वह सिर लगभग 20 से 30 गज लंबे पूरी तरह से काले धुएं से बने एक अस्थायी शरीर से जुड़ गया। शरीर भले ही दिखाई न दे रहा हो, लेकिन उससे उतना ही भयानक दबाव निकल रहा था जितना पहले लियुआन से निकलता था। सुनहरे जियाओ सिर ने अपने नए शरीर की ओर नीचे देखा और असंतोष में गुर्राया। एक क्षण में ही उसकी विशाल आंखें शिमयू पर टिक गईं। उसके दिल में एक भयानक ठंडक दौड़ गई और उसके दिमाग में भागने के विचार कौंधने लगे। आखिर अगर इस सुनहरे जियाओ के सिर का सफेद बंदर की शक्तियों के उत्तराधिकार से कोई लेना देना नहीं था, तो इससे दुश्मनी करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह सर्प का सिर भी अविश्वसनीय सामग्रियों का खजाना था।
रोआ। सुनहरे जियाओ सर्प का सिर दहाड़ा और उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया, फिर भयानक गति से शिम्यू की ओर झपटा। हमले की आशंका से शिम्यू ने खुद को हिंसक रूप से एक तरफ घुमाया और जहां वह था वहां से लगभग 10 गज की दूरी बना ली, जिससे वह प्रारंभिक हमले से सफलतापूर्वक बच निकला। लेकिन सुनहरा सिर अपना वार चूकने से नहीं रुका। अपने विशालकाय शरीर के एक अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले प्रहार के साथ सांप की पूंछ बगल से बिजली की तरह झपटी और सीधे शिम्यू के शरीर पर गिर पड़ी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ शिम्यू जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उल्कापिंड की तरह उसके गिरने से एक बड़ा गड्ढा बन गया था। सौभाग्य से शिम्यू का शरीर अमानवीय रूप से मजबूत था, इसलिए वह इस हमले से बच गया। हालांकि उसके मन में एक नया विचार आया और वह हवा में उछल पड़ा। जैसे ही क्रिम्सन एनर्जी कंस्ट्रक्ट उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ, उसका शरीर लाल रोशनी से भर गया। बंदर के हाथ पीछे की ओर खींच गए और उसकी हथेलियों में एक चमकीली रोशनी चमकी, जिसके बाद लपटों से बनी एक बड़ी मिट्टी की मूर्ति प्रकट हुई। पूरी एनर्जी कंस्ट्रक्ट से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इसके साथ ही शिम्यू की छाती काली रोशनी से चमक उठी और उसकी त्वचा से काले शल्क निकलने लगे, जिनमें से प्रत्येक से एक घातक काली चमक निकल रही थी। यदि यह सुनहरा जियाओ सिर लड़ाई की तलाश में था, तो उसे लड़ाई मिल जाएगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्प का सिर अभी अभी अपनी नींद से जागा था। अपनी अजेय उपस्थिति के बावजूद उसकी असली ताकत बहुत प्रभावशाली नहीं लग रही थी, या फिर शिम्यू जानता था कि अभी अभी उस पर जो एक वार हुआ था उससे उसे कीचड़ में लौटने से कहीं अधिक नुकसान हो सकता था। शिम्यू का हाथ तेजी से उसकी पीठ पर बंधे स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू की ओर बढ़ा। एक धीमी सी गुनगुनाहट के साथ वह काला चाकू तुरंत चकाचौंध कर देने वाली काली रोशनियों से जगमगा उठा और फिर कई गज ऊंची एक काली परछाई में बदल गया। हाँ, शिम्यू जोर से चिल्लाया और उसका शरीर एक काले धुंधलेपन में सांप के सिर की ओर उछला। जैसे ही उसने अपना स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू लहराया, क्रिम्सन एनर्जी कंस्ट्रक्ट ने भी अपने जलते हुए क्लेमों से वैसा ही किया। चींग, तलवार की दो किरणें, एक काली और दूसरी लाल, उनके ब्लेडों से निकली और हवा में उड़ती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सुनहरा जियाओ सर्प का सिर था। सांप की आंखों से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसने अपना जबड़ा खोला और ड्रैकोनिक सांसों का एक मोटा सुनहरा स्तंभ दो तलवारों की किरणों से टकराने के लिए बाहर निकला। क्रिम्सन एनर्जी कंस्ट्रक्ट का क्लेमो ड्रैकोनिक सांस के हमले से तुरंत चकनाचूर हो गया, लेकिन स्वर्गीय उल्कापिंड काला लोहे का चाकू एक टुकड़े में बना रहा। इसकी गति एक आंधी की तरह थी जो बांस के जंगल को तोड़ने पर आमादा थी, क्योंकि इसने ड्रैगन के सांस के स्तंभ को चीर दिया और सुनहरे जियाओ के सिर पर वार किया। ऐसा लग रहा था कि सिर को उस स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू की शक्ति का एहसास हो गया था, इसलिए उससे लड़ने के बजाय जानवर ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने मुकुट पर लगे सींग से हमले का सामना किया। सींग की नोक से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके बाद गहरे सुनहरे प्रकाश की एक किरण जो लगभग मानव के अंगूठे जितनी मोटी थी उसकी नोक से बाहर निकली। जहां भी सुनहरी किरणें फटती वहां शून्यता जोर से लहराती। स्वर्णिम किरण और स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू टकराकर कान फाड़ देने वाले लोहे के टुकड़े में बदल गए, जिससे सोना हवा में गूंज उठा। एक झटके के साथ स्वर्ण जियाओ सर्प का सिर एक दर्जन गज से अधिक दूर पीछे की ओर उड़ गया। स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू भी जोर से हिला। उसकी आगे की काली किरण शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। एक चुभने वाला झटका ब्लेड से होते हुए उसके मुंटे की ओर गया, जिससे शिम्यू चौंककर कुछ कदम पीछे हट गया। वह थोड़ा ठिठक गया और उसने तुरंत अपने पैर को स्थिर करने तथा बल से स्वयं को दूर जाने से रोकने के लिए आवश्यक तकनीक अपनाई। उसने उपहास किया और अपनी असली क्यूई को अपने हाथ में पकड़े काले ब्लेड में और डाला। एक बार फिर ब्लेड एक काली चमक से ढक गया। उसी समय उसके शरीर से लाल रंग की एक चमक निकली और दो चमकदार पंख बन गए। पंख फैलाकर वह लाल रंग के धुंधलेपन में बदल गया और आकाश में उड़ता हुआ सीधे सुनहरे सांप के सिर पर झपटा। दुर्भाग्य से चूंकि सुनहरा जियाओ सिर एक घातक धुंध से बने शरीर को उड़ा रहा था, उसकी शक्ति और गति काफी कमजोर हो गई थी। इसलिए जैसे ही लाल रंग की एक पंक्ति के रूप में हवा में उड़ते हुए शिम्यू ने सुनहरे जियाओ सिर पर कुशल हवाई युद्धाभ्यास और सटीक वार किए, काले ब्लेड ने भले ही सुनहरे सिर को न काटा हो, लेकिन उसके अस्थायी शरीर पर कुछ जोरदार वार जरूर किए। सुनहरे सिर की नोक चमक उठी और जियाओ सर्प की आत्मा एक बार फिर धीमी गड़गड़ाहट के साथ सतह पर आ गई। एक बार फिर मानो उन्हें ऊपर बुलाया जा रहा हो। आसपास से घातक ऊर्जा सर्प के शरीर में तेजी से उमड़ने लगी। नंगी आंखों से भी दिखाई देने वाली गति से जियाओ सर्प का बुरी तरह क्षतिग्रस्त शरीर पदार्थ के नए प्रवाह के साथ जुड़ रहा था। हाँ, तुम ही तो हो जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। शिम्यू मुस्कुराया। उसके ज्वाला पंख चमक रहे थे। जैसे ही वह लाल रंग की एक पंक्ति में बदल गया, वह सुनहरे सर्प के सिर के ऊपर आत्मा की ओर भागा और उस छोटे से छेद को पकड़ लिया जब सर्प की आत्मा अपने क्षतिग्रस्त शरीर को फिर से भरने के लिए सतह पर आई थी। सुनहरी आत्मा स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि वह जल्दी से सर्प के सिर में वापस कुंडली मारने की कोशिश करती। उसी समय सुनहरे सर्प ने अपना सिर उठाया और अपना जबड़ा चौड़ा करके शिम्यू पर अपनी सुनहरी ड्रैकोनिक सांस छोड़ी। अगर तुम्हारा असली शरीर यहाँ होता तो शायद मैं लड़ने की बजाय भागना पसंद करता, लेकिन तुम तो बस एक देहविहीन सिर हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिना गर्दन के भी मुझे धमका सकते हो? क्यों न तुम अपनी माचिस की डिब्बी में वापस जाकर सपने देखते रहो।
हमेशा के लिए। शीम्यू ने जोर से कर्कश चीख मारी, उसका बायां हाथ लालिमा से भर गया। फिर उसने सुनहरी ड्रैकोनिक सांस पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी से लाल लपटों का एक मोटा खंभा फूटा और सुनहरी किरण से टकराकर उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। शीम्यू के बाएं हाथ की गति बिना रुके आगे बढ़ी और सुनहरे सांप के सिर से टकराए। उसी समय उसके शरीर के पीछे कालेपन की एक चमक के साथ सांपों की 5 मृग तृष्णाएं प्रकट हुईं। वे वास्तव में उसके टैटू की मृग तृष्णाएं थीं। पांचों सर्प बिजली की तरह सुनहरी जियाओ आत्मा पर झपटे और आत्मा को भागने से रोक दिया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ शिम्यू के बाएं हाथ से सुनहरे सर्प का सिर नीचे धरती में जा गिरा और सीधे भूमिगत हो गया तथा बल से एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। धरती भूकंप की तरह जोर से हिली। काले गड्ढे के केंद्र में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दीं और चारों तरफ फैल गईं, जिससे धूल और मिट्टी हवा में उड़ गई। सुनहरी जियाओ सर्प आत्मा अभी भी 5 अजगरों के दंश में फंसी हुई हिंसक रूप से संघर्ष कर रही थी, यहाँ तक कि अपने 5 बंदी बनाने वालों पर हमला भी कर रही थी। उसने आध्यात्मिक स्पंदनों की एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की जो किसी भी अजगर प्रेत से कहीं बेहतर थी, लेकिन जैसे ही वह संख्याबल की कमी का शिकार हुई, उसे जल्दी ही वश में कर लिया गया। अध्याय 413 सफलता और भ्रष्टाचार। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। सुनहरे जियाओ आत्मा के सिर ने चुपचाप दहाड़ लगाई और अपने शरीर को इतनी जोर से झटका दिया कि वह एक अजगर की पकड़ से बच निकला। साथ ही उसकी आंखें सुनहरी चमक उठीं। पिंगग पारभासी प्रकाश की 2 किरणें दूसरे काले अजगर की ओर निकलीं। सुनहरी किरण ने सर्प प्रेत को कसकर पकड़ लिया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पीड़ित ने एक कराह भरी और उसकी आध्यात्मिक आभा मंद पड़ गई, फिर पूरी तरह बुझ गई। अपने 2 बंधकों के मारे जाने के बाद सुनहरी जियाओ आत्मा ने अपने शरीर को और भी अधिक जोर से झुलाया तथा शेष 3 अजगरों से बचने के लिए संघर्ष किया। काली तलवार के एक ही वार ने हवा को बिजली की तरह चीर दिया और सुनहरी जियाओ आत्मा को 2 टुकड़ों में काट डाला। किसी कारण से तलवार की काली चमक आत्माओं को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। एक ही झटके में सुनहरी जियाओ आत्मा 2 टुकड़ों में बट गई और उसकी सुनहरी आभा बहुत जल्दी फीकी पड़ गई। ब्लेड रुका नहीं, उसने हवा में कई बार चीरा लगाया और स्पिरिट को 1 दर्जन टुकड़ों में काट दिया, जो हवा में बिखर गए। पास ही शिम्यू की सुनहरी आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं, क्योंकि उसने अपने स्वर्गीय उल्कापिंड काले लोहे के चाकू के मूठ को पकड़ लिया था। ज्वार भाटे का बदलाव देखकर 5 मृग तृष्णाएं खुशी से झूम उठी और टुकड़ों की ओर दौड़ पड़ीं। फिर उन्होंने कटे हुए जियाओ स्पिरिट के एक टुकड़े को चबाया और निगल लिया। सुनहरी जियाओ आत्मा अब भी अपनी लड़ाई हार चुकी थी। उसका कटा हुआ शरीर सोने से चमक रहा था, जैसे जैसे उसके हिस्से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर बार जब वह लगभग कामयाब हो ही जाती तो शीम्यू की तलवार की किरण ठीक समय पर आकर आत्मा को टुकड़ों में तोड़ देती। सुनहरी जियाओ आत्मा ने कई क्रोधित दहाड़ें निकाली, लेकिन उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया या कोई प्रभाव नहीं डाला। कुछ ही सेकंड में जियाओ स्पिरिट का आखिरी टुकड़ा काले अजगरों द्वारा खा लिया गया। ये देखकर शीम्यू ने हाथ का इशारा किया और उसकी छाती पर रखा कुलदेवता तेज रोशनी में चमक उठा। 5 अजगरों की मृग तृष्णाएं चमकीं और फिर एक में मिलकर उसकी पीठ पर विलीन हो गईं और धीरे धीरे उसकी छाती में समा गईं। शीम्यू अपने शरीर में जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का उभार महसूस कर सकता था। यह इतना जबरदस्त था कि शीम्यू को लग रहा था कि वह इसे संभाल नहीं पाएगा। उसने गहरी सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। उसने गुप्त टोटेम तकनीक शुरू की ताकि इस नई अर्जित आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे अपनी छाती में मौजूद अजगर टोटेम में खींच सके। समय उड़ गया। 1 घंटे बाद ही शीम्यू की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी छाती पर बना टैटू चमक उठा, मानो उसकी पीठ के पीछे एक जंगली सांप की मृग तृष्णा चमक रही हो। हालांकि सांप की मृग तृष्णा के 5 सिर नहीं, बल्कि अब 7 सिर थे। ये 2 नवीनतम जोड़ किसी सांप के सामान्य सिर नहीं थे, ये एक जियाओ सर्प के सिर थे। सुनहरे जियाओ के सिर से एक सुनहरा सींग निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि उसके जबड़े के दोनों ओर लटकी हुई सोने की परत चढ़ी दाढ़ी की 2 लंटें मन में लहरा रही थीं। उसके सुनहरे शल्क चमक रहे थे, मानो सांपों के राजा जैसा वैभव बिखेर रहे हों। कुल मिलाकर शीम्यू के शरीर पर लगे टोटेम से आध्यात्मिक शक्ति का एक शक्तिशाली स्पंदन निकल रहा था। वह उठ खड़ा हुआ, उस शक्तिशाली कंपन का आनंद ले रहा था। उसका हृदय आनंद से भर गया। फिर जैसे ही उसके मन में एक विचार आया, टोटेम से निकली आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी छाती से निकलकर उसके शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित हो गई। बूम! शीम्यू का शरीर रोशनी से चमक उठा, जैसे उसके शरीर से सुनहरे जियाओ शल्क निकलकर उसे ढक रहे हों। उसका शरीर ऐसे फूल रहा था मानो उसे हवा में उछाला जा रहा हो, जब तक कि वह लगभग 2 फुट और नहीं बढ़ गया और चमकदार सोने से जगमगा उठा। तभी उसके माथे से एक दर्द भरी लहर उठी और एक आधा फुट लंबा सुनहरा सींग निकला। वह एक ठंडी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था, जो नुकीला और तेज लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तरल जैसी वास्तविक क्यूई और उसके टोटेम की नई ताकत ने एक साथ मिलकर कुल शक्ति में सामंजस्यपूर्ण सुधार किया, जो दोनों चरणों को पार करते हुए तब तक जारी रहा जब तक कि वह बाद के पृथ्वी रैंक तक नहीं पहुंच गया। उसका शरीर प्रवर्धित शक्तियों से भर गया। शीम्यू को इस लहर का आनंद आया। उसका हृदय इतनी उत्तेजना से भर गया कि उसने आकाश की ओर एक लंबी चीख मारी। उसकी आवाज हवा में लहरें पैदा कर रही थी, जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थीं और नीचे फैल रही थीं, जिससे धूल और रेत उड़ रही थी। फिर चीख बंद हो गई। गरजते धूल के बादलों के बीच
शी-म्यू सुनहरी रोशनी के एक तीर में बदल गया और फिर उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। जो कुछ दिखाई दे रहा था वह था सुनहरी रोशनी की एक किरण जो निचली पहाड़ियों के समूह की ओर तेजी से आ रही थी। जब सुनहरा सिलहुट पहाड़ियों के अंदर और बाहर आया तो घूंसे की आवाजें हवा में गूंजने लगीं और पहाड़ियों और जमीन पर मुक्कों की किरणें बरसने लगीं। बूम बूम बूम। उसकी प्रचंडता से धरती कांप उठी, उसकी शक्ति से पहाड़ियां कांप उठीं। सोने की चमक के साथ एक मृगतृष्णा सी मुक्का धरती पर पड़ा, जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। फिर एक सुनहरी किरण एक पहाड़ी पर पड़ी और बेचारा पहाड़ तुरंत ढह गया। डाकावाटर झील के आसपास के मरे हुए जीव दूर से ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आमतौर पर भावहीन आत्मा ज्वाला जैसी आंखें अचानक टिमटिमाने लगीं और उनके शरीर कांपने लगे। वह सुनहरा सिलहुट लगभग 1 मिनट तक पहाड़ियों पर घूमता रहा, फिर अंततः रुक गया। इस समय तक उस क्षेत्र का भूगोल पूरी तरह से बदल चुका था। पहाड़ियां ढह गई थीं और पृथ्वी पर तरह तरह के गड्ढे बन गए थे। शी-म्यू एक गड्ढे के किनारे खड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसके माथे पर लगे सुनहरे सींग से एक सामान्य वयस्क के अंगूठे जितनी मोटी सुनहरी रोशनी निकली। बूम बूम बूम। सुनहरी किरण कई चट्टानों को भेदती हुई क्षितिज के पार न जाने कहाँ गायब हो गई। शी-म्यू की आंखें सुनहरी चमक उठीं और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसका शरीर एक बार फिर सुनहरी रोशनी में बदल गया और फिर दूर किसी छोर की ओर उछल गया। कुछ ही पल बाद वह एक पहाड़ी चट्टान पर पहुंच गया। उस पर ग्रेनाइट की दीवार में एक अंगूठे के बराबर छेद बना हुआ था। छेद के किनारे पर चट्टानों के पिघलने के निशान थे, लेकिन उसके आसपास एक भी दरार नहीं थी। शी-म्यू ने कुछ देर तक छेद का निरीक्षण किया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए। ये सुनहरी किरण का हमला उसके उल्कापिंड जैसे लोहे के हमले की किरणों जितना ही शक्तिशाली था। बेशक अब वह खुद से परे था, क्योंकि वह अधिक से अधिक ट्रम्प कार्ड इकट्ठा कर रहा था। शी-म्यू ने अपनी भौहें उठाईं, मानो उसने अभी कुछ सोचा हो, और उस दिशा की ओर मुड़ गया जहां वह और सुनहरा जियाओ सर्प घंटों पहले लड़ रहे थे। सोने की चमक के साथ उसके शरीर पर मौजूद शल्क तेजी से पीछे हट गए, जबकि उसके माथे पर स्थित सुनहरा सींग धीरे धीरे पिघलकर उसके शरीर में समा गया। तभी अचानक उसका चेहरा मुरझा गया। उसकी छाती पर रखा टोटेम अचानक से चमकने लगा। हालांकि उसने अपने नए टोटेम को पहले ही वश में कर लिया था, लेकिन अब वह उसके शरीर में फिर से उत्पात मचाने लगा था। शी-म्यू एकदम से ठिठक गया और फर्श पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। यह काट रहा है। एक विचार ने शी-म्यू को बिजली की तरह झकझोर दिया, लेकिन वह तुरंत ही इसका कारण समझ गया। जियाओ सर्प की शक्ति बहुत ज्यादा थी, जिससे टोटेम की शक्ति दोगुनी हो गई, जो शी-म्यू की मूल शक्ति से भी ज्यादा थी। इसके अलावा शी-म्यू बहुत लंबे समय तक अपने परिवर्तन में रहा था, जिससे जानवर की आत्मा की शक्ति ने उसे वापस खाने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता अर्जित कर ली थी। जैसे ही उसका कुलदेवता दंगा कर रहा था, शी-म्यू की मन की आंखों में जियाओ सर्प की एक सुनहरी मृगतृष्णा प्रकट हुई, जो सीधे शी-म्यू की आदि आत्मा पर हमला कर रही थी, जिसने एक छोटे लाल मानव का रूप ले लिया था। सुनहरे जियाओ प्रेत के चेहरे पर क्रूर भाव थे। वह अपने पंजे खतरनाक ढंग से लहराते हुए हमला कर रहा था। इस बीच छोटा लाल आदमी काफी घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि वह अपने हाथों को उन्मत्तता से हिला रहा था तथा सुनहरी जियाओ आत्मा को पास आने से रोकने के लिए लाल रोशनी के चाप बना रहा था। अपने पंजों की चमक से सुनहरे जियाओ प्रेत ने हर एक लाल चाप जैसे कागज को फाड़ दिया, छोटे लाल आदमी द्वारा पूरी तरह से बिना रोक टोक के। तभी अचानक एक चांदी का बीज बगल से चमक उठा और जियाओ आत्मा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि चंद्रसार तत्व था, जो शी-म्यू के चंद्रमा को निगलने की कला के अभ्यास से क्रिस्टलीकृत हुआ था। सुनहरे जियाओ प्रेत ने अपना पंजा घुमाया और चांदी के क्रिस्टल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका पंजा क्रिस्टल पर पड़ा, वह एक तेज आवाज के साथ टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और एक चांदी का पूरा चांद प्रकट हुआ। पूर्णिमा से चांदनी की किरणें फैलकर सुनहरे प्रेत के चारों ओर कोकून की परतों में लिपट गईं और फिर उसे वापस चांद में खींच लिया। सुनहरे जियाओ का चेहरा भय से लाल हो गया था, मानो वह चांदी के चांद से डर गया हो। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब सुनहरे जियाओ सर्प को चांदी के पूर्ण चंद्रमा में खींचा गया, तो चंद्रमा एक बड़े खुले मुंह की तरह लग रहा था, क्योंकि उसने सुनहरे सर्प प्रेत को पूरा निगल लिया था। चंद्रमा में पूरी तरह से गायब होने से पहले ये चीखा। सुनहरे सर्प को निगलने के बाद चांदी का पूर्ण चंद्रमा कई बार चमक उठा और उसका आकार बढ़ता गया। अब जबकि स्वर्ण जियाओ सर्प भस्म हो चुका था, टोटेम दंगे का स्रोत तुरंत शांत हो गया। शी-म्यू ने कई बार हवा के घूंट लिए और धीरे धीरे सीधा बैठ गया। बूम! चांदी का चंद्रमा अचानक टूट गया और शी-म्यू के शरीर में अविश्वसनीय रूप से शुद्ध शक्ति की लहर में बदल गया। शी-म्यू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह पालथी मारकर बैठ गया और उसने इस नई शक्ति को अपने शरीर में अवशोषित करने के लिए आत्मिक शक्ति को संचित करने की कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये कई चक्रों तक चलता रहा, इससे पहले की शक्ति का उभार अंततः उसके डेंटियन में ऊर्जा भंवर में विलीन हो गया। तारों से भरी हवा उसके सिर के ऊपर चमक रही थी। 7 तारे दिखाई दिए और हर एक अपनी मंजिल की ओर बढ़ने से पहले और भी ज्यादा चमकीला होता गया। फिर एक अज्ञात समय के बाद ये 7 तारे आपस में मिलकर एक चांदी का अर्धचंद्राकार आकार बना, जो धुंधली चांदनी में चमक रहा था। शी-म्यू ने अपनी आंखें खोलीं और अविश्वास से अपने हाथों का निरीक्षण किया।
उसके डेंटियन के भीतर शक्ति का भावर अपनी पिछली शक्ति से कम दोगुना हो गया था, जबकि उसकी ऊर्जा का प्रत्येक कण तरल में बदल गया था, जिससे ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगें निकल रही थीं। आत्मा शक्ति संचय करने की कला के 15 चरणों को पार करने के साथ शिम्यू ने स्टार के रैंक को तोड़ दिया था और अंततः चंद्रमा रैंक का जादूगर बन गया था। शिम्यू ने अपनी प्रसन्नता के बावजूद ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास किया तथा एक मंत्र बुदबुदाया और अपनी बांह हिलाई। हवा में अचानक 20 या 30 गज का एक बड़ा लाल बादल प्रकट हुआ। साथ ही गड़गड़ाहट की धीमी आवाजें भी आईं, क्योंकि आग की लपटों जैसे बादल के भीतर लाल रोशनी चमक उठी। उसके ऊपर चांदी का अर्धचंद्र चमक उठा और चांदी की रोशनी की एक किरण ज्वाला जैसे बादल में विलीन हो गई। फिर मानो बादल के अंदर का पानी और भाप उबल रहे हों। भीतर से आग की लपटें टिमटिमाने लगीं और बादल से चक्राकार ज्वलंत ओले गिरने लगे, जो उल्कापिंडों की वर्षा की तरह कुछ दूर स्थित पहाड़ियों पर गिरने लगे। बूम बूम बूम। आसमान पूरी तरह से लाल हो गया था, क्योंकि आग की लपटों ने कुछ ही सेकंड में पहाड़ियों की आकृति को दफना दिया था, जिससे तेज गड़गड़ाहट की आवाज दूर दूर तक फैल गई थी। पहाड़ियां ज्यादा देर तक नहीं टिक सकीं और वे पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। ज्वलंत तूफान यही नहीं रुका, ये तब तक धरती पर गिरता रहा जब तक कि विभिन्न आकार के गड्ढे नहीं बन गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि बादल के टूटने के बाद ही इसकी शक्ति समाप्त हुई। शिम्यू ने अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को विस्फारित दृष्टि से और अवाक दृष्टि से देखा। अब जबकि वह चंद्र श्रेणी के जादूगर की शक्ति के साथ उल्कापिंड अग्नि वर्षा कर रहा था, तो तकनीक की शक्तियां और भी अधिक दुर्जेय हो गई थीं। जैसे ही शिम्यू ने एक सुनहरे जियाओ की आत्मा का सेवन किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई और साथ ही साथ उसकी मनोदशा में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। कुछ आकाशगंगाओं के अंतर पर कहीं गहराई में बर्फ से ढकी एक गुफा खड़ी थी। एक 9 सिर वाला सुनहरा जियाओ, जो लगभग 200 गज लंबा था, गुफा के भीतर कुंडली मारे घूम रहा था। उसके 9 सिर एक चक्र बना रहे थे और उसका पूरा शरीर चमकीले सोने में चमक रहा था, जिससे बीच में एक सुनहरा आकार बन गया था, मानो वह किसी गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा हो। तभी अचानक उनमें से एक सिर से खून जमा देने वाली चीख निकली। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। इस एक सिर की अचानक हुई कार्रवाई के कारण लगभग पूर्ण स्वर्ण संरचना तुरंत ही बिखर गई। अन्य 8 सिर तुरंत हवा में उठ गए और पीड़ा तथा पीलापन से भरी लंबी चीख निकाली। उनकी संयुक्त आवाजें ध्वनि के एक विशाल ज्वार में बदल गईं, जो घाटी से लगातार फैलती रहीं, जिससे कई मील तक फैले बर्फीले पहाड़ कांपने लगे, क्योंकि एक साथ हिमस्खलन का एक समूह टूट पड़ा। अध्याय 414 गतिकी और स्थैतिक का संतुलन। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। शिम्यू एक काले गड्ढे में था। गड्ढे में एक घर के आकार का सुनहरा सांप पड़ा था। पिछले संकेतों को देखते हुए कुलदेवता की शक्ति से निगला गया सुनहरा सांप मूल सांप से उत्पन्न एक नई आत्मा होनी चाहिए, अन्यथा वह उसे इतनी आसानी से पराजित नहीं कर पाता। कुछ देर देखने के बाद शिम्यू सांप के पास गया और उसके सिर के बीच वाले सींग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली और उसे अपनी बाहों से जोर से पटक दिया। गड़गड़ाहट। जब वह सुनहरे सर्प को इतनी जोर से घसीटकर गड्ढे से बाहर निकाल रहा था कि गड्ढे में एक पत्थर गिर गया, तो एक धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद शिम्यू ने घर के आकार के सांप को देखा और एक कदम आगे बढ़कर उसे जांचते हुए इधर उधर घूमने लगा। चूंकि सांप पर बाएं हाथ से प्रहार किया गया था, इसलिए उसके शल्कों की सतह लगभग टूट गई थी और खोपड़ी में दरारें पड़ गई थीं। फिर भी वह सुनहरी खोपड़ी अभी भी एक खजाना थी और उससे कई बहुमूल्य आध्यात्मिक सामग्रियां निकाली जा सकती थीं। जब शिम्यू ने सर्प के चारों ओर 3 चक्कर लगा लिए, तो वह दृढ़ता से खड़ा हो गया और उसके दिल में एक योजना बन गई। उसने अपने स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू का इस्तेमाल किया और सांप के बारीक अंगों को खोलना शुरू कर दिया। उसके शल्क, कील और खून बेकार नहीं गए थे, बल्कि उसके भंडार में रखे गए थे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। शिम्यू डार्कवाटर झील के पास बैठा था और अपनी नजरें हल्के लाल पानी से हटा रहा था। यान लुओ के प्रवेश करने के बाद से झील स्थिर बनी हुई थी, जबकि वू ये बिना किसी हलचल के उसकी रखवाली कर रहा था। शिम्यू ने खड़े होकर अपना सिर हिलाया, फिर मुड़कर बाहर चला गया। हालांकि उसके पीछे से एक तेज आवाज आ रही थी। शिम्यू उत्सुक था, इसलिए उसने मुड़कर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि खून से लाल पानी की सतह लहरदार होकर एक गोलाकार में घूमने लगी थी। हुआ ला ध्वनि धीरे धीरे तेज होती गई और पानी पर लहरें भी तेज होती गईं, जो लगातार उठती लहरों में बदल गईं। झील के बीचों बीच धीरे धीरे एक भंवर बनने लगा। भंवर के बीचों बीच से एक सफेद आकृति उभरी। दृश्य एक रक्तिम फूल के खिलने का था, जिसमें निर्दोष सफेद फूलों का समूह दिखाई दे रहा था। यान लुओ, क्या तुम ठीक हो? शिम्यू ने टेलीपैथी के माध्यम से पूछा, जबकि वह उत्साह से देख रहा था। यान लुओ ने मुड़कर शिम्यू की ओर देखा और अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। शिम्यू की नजरें धुंधली हो गईं जब उसने देखा कि यान लुओ अब चांदी के कवच से ढंक गया था। कवच की सतह पर दरारें पूरी तरह गायब हो गई थीं, यहाँ तक कि शरीर से निकलने वाली सांस और ची भी पहले ही ठीक हो चुकी थी। यान लुओ खूनी झील के किनारे पर आया और चारों ओर नजर दौड़ाए। पास ही खड़ा वू ये भी खड़ा हो गया। यान लुओ की नजरें एक बार फिर शिम्यू पर टिक गईं। उसने उसे सिर से पांव तक देखा और मुड़कर दूसरी दिशा में चल पड़ी। वू ये ने ये देखा और उसका पीछा किया। यान लुओ, क्या तुम जा रहे हो? शिम्यू ने पूछा। आपके लिए यहीं रहना सुरक्षित है, यान लुओ ने स्पष्ट टेलीपैथिक आवाज में कहा और आगे बढ़ने लगी। शिम्यू ने उसका पीछा किया और पूछा, तुम क्या करने जा रही हो?
ऐसा लग रहा था कि यान लुओ ने शी म्यू की एक भी बात नहीं सुनी। उसने न तो कोई जवाब दिया और न ही उसके सवाल पर कोई प्रतिक्रिया दी। शी म्यू यान लुओ के कठोर व्यवहार का आदी हो चुका था और उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। थोड़ा सोचने के बाद उसने उसके पीछे चलने का फैसला किया। यान लुओ ने शी म्यू को अपने पीछे आने से रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, वह बस आगे बढ़ती रही। तो ये हुआ कि यान लुओ, वू ये और शी म्यू सभी एक साथ झील से चले गए। डार्कवाटर झील के बाहरी इलाके में तैनात डेड स्पिरिट कोर ने उन तीनों के पास पहुंचते ही उनके लिए रास्ता खोल दिया। यान लुओ बार बार अपनी दिशा बदलने के लिए रुकती और फिर आगे बढ़ जाती। हर बार उसकी गति और तेज होती जा रही थी। शी म्यू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पीछे पीछे चला गया। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यान लुओ को शायद कोई जरूरी काम करना है। जब तक यान लुओ विरोध नहीं करता, वह खुद पता लगाने के लिए उसके पीछे चलने का इरादा रखता था। उसने इस मौके का इस्तेमाल अपनी वशीभूत आत्मा के अनुग्रह के बारे में और जानने के लिए करने की योजना बनाई। वेदी को चढ़ावे की आवश्यकता थी और अब उसके पास जो शक्ति थी उससे इसे बनाना असंभव था। अगर यान लुओ न आया होता तो शायद वह लियू आन के साथ अपनी लड़ाई में बच नहीं पाता। अगर वह चला गया तो पता नहीं वे फिर कब मिलेंगे। किसी भी तरह वेदी पर सुरक्षा की एक किरण होगी। मृत आत्मा के लिए उसे कोई नुकसान पहुंचाना असंभव होगा। वे लगभग आधे घंटे से चल रहे थे कि यान लुओ अचानक रुक गई और उनकी ओर मुड़ी। उसके पीछे चल रही वो ये भी रुक गई। शी म्यू ने ये देखा और वह भी रुक गया। यान लुओ ने शी म्यू को देखा और टेलीपैथी के माध्यम से समझाया, जब तुम मुझे ढूंढ रहे थे तब मैं एक हड्डी वाले पक्षी का पीछा कर रहा था। मैं अब उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, शी म्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। यान लुओ ने झिलमिलाती आंखों से शी म्यू को देखा। उसने कुछ नहीं कहा और न ही उसकी मदद से इनकार किया। जैसे ही उसके पंख फड़फड़ाने लगे, वह पलट गई और उड़ने से पहले ऊंची उठ गई। पीछे पीछे वो ये भी कोहरे के बादल पर कूदकर यान लुओ की दिशा में उड़ रहा था। शी म्यू ने ये देखा और मुस्कुराया। जैसे ही उसके पीछे आग की लपटें भड़कीं, उसकी पीठ से दो कांपते हुए पंख फैल गए। उसका पूरा शरीर लाल रोशनी की किरण में बदल गया और यान लुओ की दिशा में उड़ गया। मृत आत्माओं की दुनिया का भूभाग बहुत बदल गया था। शी म्यू के यान लुओ के साथ पहुंचने से कुछ समय पहले ही उसने पाया था कि पहाड़ हर जगह थे। कभी घाटियां सीधी और कभी क्षैतिज होती थीं, तो कभी खूनी झील से एक नदी छोटे छोटे इलाकों से होकर बहती थी। इन झीलों के आसपास हमेशा कुछ मृत आत्माएं रहती थीं। यान लुओ ने पूरी यात्रा पंखों से की। उड़ान जारी रखने से पहले वह बीच बीच में अपनी दिशा बदलने के लिए रुकती भी रहीं। एक दिन और रात की उड़ान के बाद वे तीनों एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। जैसे ही यान लुओ उतरी, उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने कहीं देखा, जैसे उसे आसपास कुछ महसूस हुआ हो। शी म्यू ने ये देखा और उसी दिशा में देखा। उसके सामने एक खूनी झील थी और उसमें लगभग 20 फीट लंबा एक भूरे रंग का पक्षी आधा डूबा हुआ था। झील से आती रक्तिम धुंध उस अस्थि पक्षी के शरीर में रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या यह वही पक्षी है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? शी म्यू ने पूछा और उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। हाँ, यान लुओ ने बिना किसी संदेह के कहा। रुको, शी म्यू की आवाज थोड़ी भारी हो गई। यान लुओ हैरान रह गई। उसने तुरंत पलटकर शी म्यू की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना या करना चाह रहा है। तुमने कहा था कि तुम इस पक्षी का पीछा कर रहे हो। इसे पकड़ना आसान नहीं है। अगर हम इस पर झपट पड़े तो मुझे डर है कि यह तुरंत मुड़कर भाग जाएगा। इसके बजाय हमें गति और स्थिरता में संतुलन बनाना चाहिए, शी म्यू ने सुझाव दिया। कैसे? मेरे पीछे आओ, शी म्यू ने कहा और दूसरी दिशा में चला गया। यान लुओ ने शी म्यू का पीछा करने से पहले हिचकिचाते हुए हड्डी वाले पक्षी की दिशा में देखा। 1/4 घंटे के बाद दोनों उस झील के पास पहुंचे जहां हड्डी वाला पक्षी था और एक अन्य खूनी झील के पास पहुंचे जो सैकड़ों फीट दूर थी। यहाँ मरे हुए आत्मिक प्राणियों का एक समूह था जो इतना शक्तिशाली नहीं था। यान लुओ को देखने के बाद ये प्राणी बहुत पहले ही गायब हो गए थे और अपने काम में लग गए थे। शी म्यू झील की ओर चला गया और अपनी सांसों को शांत करते हुए स्वर्गीय उल्कापिंड जैसा काला लोहे का चाकू निकाला और उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। एक हाथ नीचे करके काले चाकू की नोक अब जमीन पर थी। उसने अपनी कलाई घुमाई जिससे जमीन पर एक चाप सा बन गया। चाप के अंत में शी म्यू ने अपनी कलाइयों को फिर से घुमाया और चाप तुरंत दूसरी दिशा में घूम गया। जैसे ही शी म्यू की कलाइयां घूमी, जमीन पर एक आकृति उभर आई। यह कोई जटिल छवि नहीं थी और कुछ ही देर में ये प्रकट हो गई। शी म्यू ने काला चाकू उठाया, हाथ घुमाया और स्पिरिट स्टोन के कई टुकड़े निकाले। उन्हें गोले में डाला और 3 अलग अलग ताबीज निकाले। उसने अपने हाथों में से एक पीले ताबीज को पकड़कर दस्ते के बीच में रख दिया। एक पीली रोशनी चमकने लगी और ताबीज गायब हो गया। शी म्यू ने एक बार फिर बाकी 2 नीले ताबीज उठाए और वे पैटर्न के किनारों पर गिर गए। ताबीज के दोनों किनारों से प्रकाश की 2 नीली किरणें निकलीं और फिर गायब हो गईं। शी म्यू ने व्यूह की ओर देखा और मंत्रोच्चार करने लगा। ताबीजों पर लगे रून व्यूह में आने लगे। स्क्वाड्रन में लगी प्रकाश की एक किरण चमकी और पूरा समूह पूरी तरह से गायब हो गया। यह एक प्रकार का प्रेत वर्ण समूह था, एक प्रकार की यिन गुण जादू कला जिसे शी म्यू ने स्वर्ग त्रिग्राम पर आकर्षण पुस्तक से सीखा था। यह एक सहायक प्रकार का ठंडा आकर्षण था जो जादुई उतार चढ़ाव को ढक सकता था। ये सरणी अपने आप में आकर्षण का एक विस्तार थी और इसे जोड़ना कोई जटिल काम नहीं था। शी म्यू ने कुछ छोटे मोटे बदलाव करके इसे सीधे यहाँ व्यवस्थित कर दिया था।
इसके बाद शिम्यू रक्त धुंध झील के शेष 3 स्थानों पर गए और मंत्रों के साथ उसी सरणी को स्थापित किया। जब अंतिम व्यूह रचना पूरी हो गई और ताबीज रख दिए गए तो शिम्यू खड़ा हुआ और उसने सांस छोड़ी। उसने बताया कि लटकती छत के ऊपर लटके हुए पेंडेंट की काली सतह चमक उठी थी और एक काली रोशनी फैल गई थी। वह पारदर्शी बौना कंकाल जिस पर उसने पहले विजय प्राप्त की थी उभर आया। बीलिंग, तुम यहीं छिप जाओगे, शिम्यू ने आदेश दिया। बीलिंग वह नाम था जो शिम्यू ने उस क्रिस्टल कंकाल को दिया था जो हत्या करने में माहिर था। इस नाम का अर्थ था खंजर पकड़े हुए भूत। आत्मा ने उसकी आज्ञा सुनी और कुछ नहीं कहा। वह तुरंत नीचे झुक गई। उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी पारदर्शी हड्डियां धीरे धीरे और पारदर्शी होती गईं। एक पल में वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। 1 या 2 सांसों के साथ ही आत्मा शिम्यू की आंखों के सामने से गायब हो गई। अगर शिम्यू ने क्रिस्टल कंकाल की शक्ति और ताकत का पता नहीं लगाया होता तो हड्डी वाले पक्षी को पकड़ना मुश्किल होता। ऐसा काम निस्संदेह एक असली हत्यारे के लिए ज्यादा उपयुक्त होता। शिम्यू ने ये देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। शुरू से आखिर तक यान लुओ शिम्यू की हर हरकत पर नजर रखे हुए पास ही खड़ी रही। उसकी आंखों में आग बार बार कांप रही थी, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। शिम्यू ने धुंधली होती खूनी झील को देखा और यान लुओ के सामने चला गया। मेरे अवलोकन के आधार पर यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना नहीं होती है तो झील अपनी भूमिका खो देगी। अध्याय 415 अस्थि कृमि। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यान लुओ को बिना कुछ बोले उसकी ओर देखते हुए देखकर शिम्यू ने कहा, हमें पहले छिपने के लिए जगह ढूंढनी होगी जब तक कि हमें हमला करने का अवसर न मिल जाए। ठीक है, यान लुओ ने कुछ नजरों के बाद सहमति में अपना सिर हिलाया। शिम्यू वू ये को भूरे हड्डी वाले पक्षी पर नजर रखने के लिए कहता। इसके बाद वह यान लुओ के साथ झील की ओर जाता और अदृश्यता की आड़ में पक्षी पर नजर रखने के लिए हरे लबादे के नीचे छिप जाता। जब तक वे वहीं रहेंगे हरा लबादा उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया शिम्यू और यान लुओ द्वारा घातक धुंध के वातावरण को छुपाने के कारण मृत आत्माएं फिर से पानी की ओर आकर्षित हो गईं। रक्त की धुंध वाली झील अब चारों ओर से घिर गई थी और सभी उस धुंध को सोखने की कोशिश कर रहे थे। आधे घंटे से अधिक समय के बाद लगभग 2 फीट लंबा एक छोटा हड्डीनुमा जानवर झील की ओर दौड़ा। जैसे ही छोटे जानवर ने झील में कदम रखा उसने लालच से उस घातक धुंध को अपने अंदर समाहित कर लिया। इस समय हवा में एक आकृति हिली और एक विशाल ग्रे आकृति नीचे झपटी। वह कोई और नहीं बल्कि धूसर हड्डी वाला पक्षी था। पता ही नहीं चला कि वह कब पानी से बाहर निकल गया था। हड्डी वाला पक्षी बहुत तेज था। बस एक गोता लगाकर वह नीचे झपटा और हड्डी जैसे जानवर को काट लिया। फिर तुरंत आसमान में ऊंचा उठ गया। जब हड्डी वाला पक्षी हवा में उड़ गया तो संघर्षरत जानवर कुचल गया और टुकड़ों में कट गया। भूरे हड्डी वाले पक्षी ने हवा में कुछ चक्कर लगाए और फिर नीचे झपटा। जमीन के पास धूसर हड्डी वाले पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए जिससे एक बड़ा धूसर तूफान पैदा हो गया। झील के किनारे कई निम्न श्रेणी की मृत आत्माएं तूफान में बह गईं और कुचल गईं। ग्रेबोन पक्षी ने झील के किनारे कई बार ऊपर नीचे उड़ान भरी और अपने रास्ते में आने वाली सभी निम्न श्रेणी की मृत आत्माओं को परास्त कर दिया। जैसे ही ग्रेबोन पक्षी कुछ चक्कर लगाकर हवा में उड़ा और फिर नीचे झपटा, झील पीली और नीली रोशनी की 4 किरणों से घिर गई। नीली ठंडी हवाओं का एक विशाल विस्तार चारों दिशाओं से उस धूसर हड्डी वाले पक्षी की ओर दौड़ा। पक्षी के पंखों पर एक मिट्टी का जादू लगाया गया था जिससे वह मिट्टी के पीले प्रकाश की एक परत के साथ दोहरे पंखों वाला हो गया। धूसर हड्डी वाला पक्षी मौजूदा हालात में भाग तो नहीं सका लेकिन फिर भी ऊपर उड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। अपने पंखों में पृथ्वी आधारित आकर्षण जादू के कारण पक्षी धीमा हो गया और अपनी सामान्य गति से तुलना नहीं कर पा रहा था। जब धरती की सतह बिखरी हुई थी तो धूसर हड्डी वाले पक्षी के पंखों के किनारे से एक पारदर्शी आकृति उभरी। उसने अपने हाथ में एक क्रिस्टल हड्डी का चाकू मजबूती से पकड़ा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि बीलिंग था। ग्रेबोन पक्षी को पहले से ही एक छिपे हुए हमले का अंदाजा था, लेकिन चूंकि बीलिंग ने हमला शुरू करने से पहले सांस लेने का नाम तक नहीं लिया था, इसलिए पक्षी अब फंस चुका था। अब पूरी तरह से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक उपहास के साथ 2 क्रिस्टल चाकू ठंडे ढंग से चमके और ग्रे हड्डी वाले पक्षी के पंखों पर जा गिरे। टूटी हड्डियों की आवाज तुरंत सुनी जा सकती थी। ग्रे हड्डी पक्षी की आंख में आत्मा की आग अचानक चमक उठी और एक चमकदार चांदी की रोशनी प्रकाशित हुई और उसके माथे से बीलिंग पर गोली चलाई। पेंग! जब बीलिंग कांटे से टकराया तो वह पीछे हटने के लिए छटपटा रहा था। एक सकारात्मक प्रकाश की किरण चमकी और उसका शरीर उड़ गया। हालांकि धूसर हड्डी वाला पक्षी टक्कर की मदद से आगे की ओर खिसक गया। उसके पंख झटके खाकर इधर उधर घूमते 2 तूफानों को उठा लिया और फिर से उड़ गया। तट पर प्रतीकात्मक व्यूह रचना की स्थापना से लेकर आत्मा को गोली मारने के क्षण तक सब कुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। शिम्यू और यान लुओ तुरंत वहां पहुंचे जैसे ही व्यूह सक्रिय हुआ। काले चाकू और काली छड़ के साथ वह एक ही समय में धूसर हड्डी वाले पक्षी की खोपड़ी पर गिर पड़ा। धूसर हड्डी वाले पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया और उसका शरीर सीधा आगे की ओर उछल पड़ा। जमीन के पास पहुंचते ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन पर उड़ते हुए चतुराई से हमलों से बचने की कोशिश की। ये देखकर कि ग्रे हड्डी वाला पक्षी समूह से बाहर आ गया है और एक बार फिर आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा है, यान लुओ ने तुरंत अपने पंख फैला लिए और उसके पीछे भागते हुए भूरे चांदी के प्रकाश की किरण में बदल गए। शिम्यू की पीठ के पीछे आग भड़क उठी और 2 ज्वलंत पंख फैल गए।
बी लिंग और वू ये मदद के लिए वहां पहुंचे और तीनों आकाश में छलांग लगाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। हालांकि ग्रे बोन पक्षी के एक पंख पर बी लिंग ने चोट पहुंचाई थी, फिर भी उसने कई गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था जिससे उसके पंखों से चांदी जैसी रोशनी निकल आए और उसकी गति बढ़ गई। यान लुओ और शी म्यू दोनों 3 दिनों से उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, हड्डी वाले पक्षी के पंख की चोट का प्रभाव स्पष्ट होता गया और उनके बीच की दूरी कम होती गई। 3 दिन बाद शी म्यू और यान लुओ ने ग्रे बोन पक्षी का ज्वालामुखी क्षेत्र तक पीछा किया। हालांकि जब पक्षी उस क्षेत्र में पहुंचा तो अचानक परिवर्तन हुआ। ओइन, बस उस ध्वनि से ही ज्वालामुखी में जोरदार कंपन होने लगा। ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले भूरे हड्डी वाले पक्षी और कुछ कंकाल क्रेटर में समा गए। शी म्यू और यान लुओ, जो शुरू में जल्दी से ऊपर जाना चाहते थे, ने ये दृश्य देखा और तुरंत वहीं रुक गए। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ ही पहाड़ की सतह ढह गई, जिससे पूरे पहाड़ पर गोल खयों का घेरा बन गया। हफ, अचानक विस्फोट की तरह नालियों से भयंकर ज्वाला भड़क उठी। जैसे ही शिम्यू ने सोचा कि ज्वालामुखी फटने वाला है, उसके सामने एक और दृश्य था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। रेंगता हुआ ज्वालामुखी एक लंबे सांप की तरह रेंग रहा था, पूरे पहाड़ को फैला रहा था और उसकी खोज कर रहा था। जैसे जैसे पहाड़ आगे बढ़ा, चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कने लगे और एक सफेद हड्डीनुमा वस्तु प्रकट हुई। हे, जोड़ों के बीच घर्षण की आवाज सुनाई दे रही थी और पहाड़ पर रखी चट्टान खिसक गई थी। सफेद हड्डियां बाहर आने पर वह एक सूजा हुआ अस्थि कृमि दिखाई दिया जिसके चारों ओर आग के 18 छल्ले थे। अस्थि कृमि ने अपने मोटे शरीर को ऐंठकर आकाश की ओर एक खामोश चीख मारी। ज्वालामुखी की राख जैसा धुआं, जिसमें एक छोटी सी ज्वाला मिली हुई थी, उसके गोल लगभग शरीर जितना ही बड़ा मुंह से फुहारें निकल रही थीं। जैसे ही शी म्यू की आंखें हड्डी के कीड़े से मिलीं, उनकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमकने लगीं। हड्डी के कीड़े के गोलाकार मुंह को एक पल तक घूरते रहने पर उन्हें हीरे जैसे काले दांतों का एक घेरा दिखाई दिया। अस्थि कृमि के मुंह के अंदर का भाग तेज गति से बहते मैग्मा और ज्वाला के गड्ढे जैसा दिखता था। शी म्यू ने मैग्मा में धूसर हड्डी वाले पक्षी के अवशेष लहराते देखे। कुछ हड्डियां काली भी पड़ने लगी थीं। शी म्यू उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि उसके सामने ज्वालामुखी वास्तव में एक पहाड़ के आकार का विशालकाय अस्थि कृमि था। ये कीड़ा 100 फुट लंबा था और इसके चेहरे पर कोई आकृति नहीं थी। इसके चेहरे पर बस एक विशाल गोल मुंह था जिसके चारों ओर बड़े बड़े दांत थे। अस्थि कृमि के शरीर पर लगी लपटें दूर से ज्वालामुखी के फटने जैसी लग रही थीं। जब अस्थि कृमि ने हिलना बंद कर दिया तो ऐसा लगा जैसे जीवन का कोई नामोनिशान ही नहीं है। शी म्यू और यान लुओ को जरा भी आभास नहीं हुआ। हालांकि उस समय बोन वम अभी भी जाग रहा था। यान लुओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? शी म्यू ने पूछा जब यान लुओ ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका चेहरा बदल गया और उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक दिया। मैं वो पाना चाहती हूँ जो मेरा है, यान लुओ ने ठंडे भाव से कहा और अपनी बाहें शी म्यू के हाथों से छुड़ा लीं। यान लुओ इस खास पक्षी का पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पास उसका कंकाल था जो असल में उसका था। कौन जानता था कि एक पक्षी का पीछा करते करते यान लुओ पूरी तरह से पागल हो जाएगी। यह अस्थि कृमि भले ही ज्यादा बुद्धिमान न हो, लेकिन इसकी ताकत भयानक है। अगर हम बिना किसी ठोस योजना के दौड़ पड़े तो मुझे डर है कि हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, शी म्यू ने कहा। यान लुओ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आग की लपटें बढ़ती गईं और एक भयानक मौत का माहौल बन गया। इससे शी म्यू को ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लियू एन की याद आ गई, जिससे उसने पहले भी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वह कीड़ा उससे कहीं कम चालाक था। यान लुओ ने अपने सामने खड़े विशाल अस्थि कृमि को देखा। हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वह काली लोहे की छड़ जो उसने शी म्यू को लौटाई थी, शी म्यू के हाथ में वापस आ गई। अग्नि की प्रकृति के मेरे ज्ञान के अनुसार कीड़े के मुंह की ज्वाला असामान्य है। ऐसा लगता है कि इसमें आत्मा की अग्नि को पिघलाने की क्षमता है। जैसे अस्थि पक्षी और कंकाल की आत्माएं निगल ली जाती हैं, वैसे ही कीड़े के मुंह की ज्वालाएं तुरंत गायब हो जाएंगी। इसके अलावा अस्थि पक्षी की शक्ति को देखते हुए इसे आसानी से निगला नहीं जाना चाहिए था। शी म्यू ने समझाना जारी रखा, किसी भी हालत में मुझे अपनी हड्डियां वापस लेनी होंगी। यान लुओ चुप हो गया और बिना किसी भावना के बोला, ठीक है, हमें कोई रणनीति सोचनी होगी। शी म्यू ने यान लुओ का दृढ़ निश्चय देखा और उसके पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान लुओ कुछ देर चुप रहा और सिर हिलाया। दूर से अस्थि कृमि का विशाल मुंह कुछ देर तक चबाता रहा, फिर अस्थि पक्षी और अन्य छोटे कंकालों को निगल गया। जैसे ही शरीर की सांसें थमने लगीं, उसका विशाल शरीर फिर से जमीन पर सिमट गया और अंततः पूरी तरह से गायब हो गया। इसका विशाल शरीर ज्वालामुखी के समान प्रतीत हो रहा था, जो चुपचाप ऊंचा खड़ा था। हड्डी का कीड़ा कुछ देर तक वहीं छिपा रहा और अचानक जमीन पर एक पीला रंग चमक उठा। जमीन से एक लंबा चौड़ा कंकाल निकला, जिसके हाथ में एक पीली हड्डी का चाकू था। लंबे कंकाल के हाथ में चाकू साफ दिखाई दे रहे थे। हवा से विशाल पीले चाकू निकले और अस्थि कृमि की गर्दन पर वार कर दिए। काचा, कीड़े की गर्दन की हड्डियां टूट चुकी थीं, लेकिन पीले चाकुओं की ताकत और शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अस्थि कृमि ने जोर से चीख मारी और अपने शरीर के भीतर आग छोड़ दी। हालांकि लंबे कंकाल ने एक चाकू लिया और पीले रंग का टुकड़ा तुरंत चमक गया और फिर से जमीन में टूट गया। धमाका, कीड़े का विशाल सिर बिजली के झटके की तरह जमीन पर धंस गया। इससे पहाड़ हिल गए और धुआं उड़ते हुए जमीन एक बड़े गड्ढे से बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा और जोर से दहाड़ा। अस्थि कृमि ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक क्षण तक प्रतीक्षा की और लंबे कंकाल ने फिर से प्रकट होने की हिम्मत नहीं की।
उसने एक धीमी आह भरी और अपने शरीर को मोड़ा तथा पुनः लेटते हुए अपने आरामदायक क्षेत्र में लौट आया। हवा चलने पर हड्डी का कीड़ा लेट गया। अचानक पारदर्शी हड्डी के चाकुओं का एक जोड़ा निकला और कीड़े में घुस गया। इससे उसकी छाती की हड्डी तुरंत टूट गई। कीड़े भड़क उठे और शरीर पर लगी लपटें अचानक फूट पड़ीं। आग की जीभें फूटकर बाहर आ गईं और दर्जनों चौकों का दायरा आग के समुद्र में बदल गया। तभी आग के सागर से एक पारदर्शी आकृति उड़ी और तेजी से दूर की ओर भाग गई। ये शिम्यू की क्रिस्टल आत्मा थी। अध्याय 416 पीछा करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। अस्थि कृमि के पास भले ही आंख नहीं थी, लेकिन वह अपना जबड़ा पूरी तरह खोलकर बी-लिंक की ओर मुड़ने में कामयाब रहा, जो उसकी ज्वलंत सांस के हमले का स्पष्ट लक्ष्य था। उसके एक और पीले रंग की चमक थी। यह विशालकाय कंकाल वू ये था। उसकी हड्डी की ब्लेड चमकीले पीले रंग की चमकदार चमक में लिपटी हुई थी, क्योंकि वह हड्डी के कीड़े पर एक क्षैतिज वार करने के लिए लक्ष्य बना रहा था। इन हमलों से उस विशालकाय अस्थि कृमि को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वह जीव अपनी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं जाना जाता था। वह अपने दोनों हमलावरों से बेवजह विचलित हो गया था, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर अपना गुस्सा निकाले। आखिरकार उसने बी-लिंक को नजरअंदाज करने का फैसला किया, जो धीरे धीरे अदृश्य होते हुए कुछ दूरी पर भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, और वू ये पर टूट पड़ा। जैसे ही वू ये और क्रिस्टल कंकाल विशाल अस्थि कृमि पर ध्यान भटकाने वाले हमलों की बौछारों से हमला कर रहे थे, एक अंधकार में छाया धीरे धीरे अस्थि कृमि के पीछे की ओर बढ़ती जा रही थी। उस छाया की आड़ में शिम्यू और यान लुओ थे। दोनों हरे लबादे का उपयोग करके छिपे हुए थे और धीरे धीरे लेवथान की ओर बढ़ रहे थे। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि वह कहाँ है? शिम्यू ने धीरे से पूछा। हाँ, यह उसके पेट के ऊपर के क्षेत्र में है, यान लुओ ने उत्तर दिया। उसका शरीर रोशनी की चांदी की लपटों में चमक रहा था। उसकी आत्मा की लपटें टिमटिमा रही थीं। हवा में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। शिम्यू और यान लुओ तुरंत स्रोत की ओर मुड़े। यह वू ये था। वह अस्थि कृमि के सामने हवा में ऐसे खड़ा था मानो धुएं के गुब्बार पर सवार हो, लेकिन उसकी अस्थि धार बहुत पहले ही उसकी पकड़ से छूट चुकी थी। अस्थि कृमि ने अपने जबड़े चौड़े किए और मंडराते हुए वू ये पर सफेद लपटों का एक घना झोंका छोड़ा। श्वेत तप्त लपटों में घिरा वू ये की आत्मा की लपटें कुछ देर तक जोरदार चमकती रहीं, फिर वह हाथी दांत की लपटों के झुंड में पूरी तरह से विलीन हो गईं। अगली बार जब उनका दर्शन हुआ तो वे पारदर्शी हड्डियों के ढेर में बदल चुके थे और फिर लंगड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। बी-लिंग अभी एक और गुप्त घात लगाने ही वाला था कि तभी उसने अपने साथी की दुर्दशा देखी। अपनी योजना को तुरंत त्याग कर वह पल भर में पारदर्शी हो गया और फिर भाग गया। अस्थि कृमि मानो अदृश्य को भांपने में सक्षम हो ने अपने सिर को तेजी से घुमाया और एक और तेज सफेद हवा छोड़ी, जो 10 गज लंबे अजगर में बदल गई और बी-लिंग की दिशा में निशाना साध रही थी। जहां भी अजगर दहाड़ता, जमीन से पत्थर और धूल उड़ जाती मानो हवा धरती की एक परत उधेड़ रही हो। बी-लिंग ने भले ही अपने शरीर को आंखों से ओझल कर दिया हो, लेकिन उस तेज आंधी के आगे उसकी कोई तरकीब नहीं थी। पल भर में वह हवा में उड़ गया और हवा में उड़ गया। इसका छोटा सा ढांचा चक्रवात में इधर उधर फेंके गए घास के एक पत्ते के समान था, जो हवा में कमजोर रूप से लुढ़क रहा था और घूम रहा था। अनगिनत मलबे और मलबे को अपने शरीर पर झेल रहा था, जो एक अंतहीन गोलियों की तरह शोर मचा रहा था। बल से लगभग 2 टुकड़ों में फट रहा था। लगभग 100 गज दूर फेंके जाने के बाद बी-लिंग जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा की ज्वालाएं लगभग बुझने ही वाली थीं। हालांकि वह अभी भी एक तरह से जिंदा था। बी-लिंग को इतनी गहरी चोट पहुंची थी कि वह अब हिल भी नहीं सकता था। अचानक स्थिति उनके विरुद्ध हो गई और शिम्यू की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि उसने अस्थि कृमि की शक्ति को बहुत कम आंका था। चलो इस बार इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, उस बोन वम को संभालना बहुत मुश्किल है। शिम्यू ने यान लुओ की ओर मुड़कर अपनी राय व्यक्त की। नहीं, इससे पहले कि वह अपने शरीर से हरा लबादा उतार फेंकती, उसकी आत्मा की ज्वालाएं जोर से धधक उठीं। उसके हाथ में मौजूद काले उल्कापिंड जैसे लोहे की छड़ चमचमाती काली रोशनी की एक परत के साथ चमक उठी, इससे पहले कि वह उसे अपने सामने लहराती एक लंबी काली छड़ की लहर छोड़ती। टकराना। काली लहर सीधे अस्थिकृमि के पेट के एक खास हिस्से से टकराए। अस्थिकृमि की कंकालीय त्वचा के सख्त बाहरी आवरण के बावजूद जिस जगह पर हमला हुआ था, वह जगह एक बड़े से गड्ढे में धंस गई थी, मानो उसकी हड्डियां भंगुर हों। एक ही पल में जब हमला हुआ, यान लुओ एक चांदी के प्रेत की तरह लक्ष्य की ओर उछली। उसकी दिशा उसके द्वारा बनाई गई गुहा पर केंद्रित थी। गर्जन। दर्द के मारे विशालकाय हड्डी जैसा कीड़ा अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया और अपने शरीर को सांप की तरह लपेट लिया तथा अपनी विशाल पूंछ को हवाओं के साथ इस तरह घुमाया जैसे उसने अपनी पूंछ को एक विशाल कोड़े में बदल दिया हो, जो आगे बढ़ते हुए यान लुओ पर प्रहार कर रहा हो। यान लुओ हमले से बचने के लिए बहुत देर से आगे बढ़ी, इसलिए उसके हाथों में चांदी की एक चमक थी। उसने जो काले उल्कापिंड लोहे की छड़ पकड़ी थी, वह उसके शरीर के सामने काले छड़ के आकार की किरण के एकल मेहराब में परिवर्तित होने से पहले चमकदार काले प्रकाश में चमक उठी। वह हमले का सामना करने की योजना बना रही थी। कदम। इसी क्षण एक हाथ, जो पूरी तरह से सुनहरे शल्कों से ढका हुआ था, प्रकट हुआ और उसने यान लुओ को पीछे से झटका दिया, जिससे वह हमले से दूर हो गई, जबकि एक आकृति उसके सामने कूद गई। यह कोई और नहीं बल्कि शिम्यू ही था, जिसने सबसे नाजुक मौके पर दखल दिया था।
कर्कश गुर्राहट के साथ उसकी सोने की परत चढ़ी दाहिनी मुट्ठी चमक उठी और फिर उसने अस्थि कृमि की पूंछ पर वार किया। धमाका। इस प्रहार से एक भयानक शक्ति उत्पन्न हुई जिसने शिम यू और यान लुओ को लगभग 100 गज दूर फेंक दिया, इससे पहले कि अंततः जमीन ने उन्हें गिरने से रोका। शिम यू का चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था। उसकी दाहिनी मुट्ठी पर लगे सुनहरे शल्कों के टुकड़े जमीन पर गिरते ही उसने खांसकर थोड़ा खून निकाला। यान लुओ, जो ज्यादातर विस्फोट से शिम यू द्वारा सुरक्षित था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसे मुंह से खून खांसते देख उसकी आत्मा की लपटें थोड़ी चमक उठी, हालांकि उसने अंततः कुछ नहीं कहा। अस्थि कृमि ने एक खामोश दहाड़ के साथ अपना जबड़ा खोला, फिर अचानक घूम गया और अपने विशाल जबड़े को शिम यू और यान लुओ पर निशाना साधा। जाओ, मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा। जो होना था उससे उसका दिल धड़क रहा था और शिम यू का शरीर सोने की तरह चमक उठा। उसने अपना काला उल्कापिंड जैसा लोहे का ब्लेड निकाला और बोन वम की ओर दौड़ा। इसके साथ ही उसका शरीर गहरे लाल रंग में चमक उठा और फिर रोशनियां क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट में मिल गईं, जो शिम यू के सामने बोन वम पर सबसे पहले हमला करने के लिए दौड़ा। यान लुओ जहां खड़ी थी वहीं से उसकी पीठ देख रही थी। उसकी आत्मा की लपटें क्षण भर के लिए जटिल रंगों में बदल गईं। हालांकि उसने उसकी बात नहीं मानी। पलटवार में वह भी शिम यू के पीछे थी और अस्थि कृमि पर हमला कर रही थी। जब शिम यू की परिधीय दृष्टि ने यान लुओ की हरकत देखी तो वह निराश तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ खुश भी हुआ। जब से झोंक शियू ने उसे छोड़ा था, उसके बाद से उसके साथ रहने वाला एकमात्र व्यक्ति यान लुओ ही था। ये भावुक विचार उसके मन में उतनी ही तेजी से आया जितनी तेजी से वह उठा था। अब उसकी नजरें अस्थि कृमि पर टिकी थीं और वह पहले जैसी शांति में लौट आया। एक गुनगुनाहट के साथ उसके हाथ में स्वर्गीय उल्कापिंड काला लोहे का चाकू एक चकाचौंध कर देने वाली विशाल काली चमक में चमक उठा, जब तक कि ब्लेड 10 गज लंबे गुनगुनाते हुए ऊर्जा ब्लेड में परिवर्तित नहीं हो गया। अस्थि कृमि ने अपना जबड़ा चौड़ा किया और सफेद लपटों का एक स्तंभ शिम यू से मिलने के लिए उठा। उसने उपहास किया। क्रिम्सन एप एनर्जी कंस्ट्रक्ट के हाथ चमक उठे और उसके हाथ में 2 बड़ी जलती हुई तलवारें प्रकट हुईं। जैसे ही क्रिम्सन एप ने उन्हें सफेद लपटों की ओर क्रॉसिंग अंदाज में लहराया, जैसे ही तलवारें हाथी दांत की लपटों से टकराईं, वे लाल रंग में चमक उठीं। ब्लेड के किनारों पर नाचती लपटें अचानक असमान रूप से भड़क उठीं। एक जोरदार आवाज के साथ हमले के तहत दोनों तलवारें तुरंत टूट गईं, जिससे आकाश चिंगारियों और लपटों से भर गया। अब जबकि सफेद लपटों के स्तंभ ने तलवारों को नष्ट कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि लाल बंदर अब आग की लपटों में घिरने वाला था। तभी अचानक क्रिम्सन एप ने अपना मुंह चौड़ा किया और शुद्ध अग्नि उगल दी। लपटें एक निम्बस की तरह इतनी गर्म थीं कि उसके चारों ओर की हवा विकृत हो गई और दमघोंटू गर्मी चारों ओर फैल गई। यह आदिकालीन नरक का हमला था। हमलों के 2 विस्फोटों के बीच जोरदार गड़गड़ाहट हुई, क्योंकि विभिन्न रंगों की लपटें प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। सभी अप्राकृतिक और अजीर्ण प्राणियों के लिए एक प्रभावी प्रतिकारक होने के नाते आदिम नरक आकार में छोटा होने के बावजूद सफेद लपटों के स्तंभ से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली साबित हुआ। वास्तव में आदिम नरक धीरे धीरे सफेद लपटों को भस्म कर रहा था। खुशी शिम यू के चेहरे पर छा गई। उसके पीछे लाल रोशनी की एक झिलमिलाहट के साथ ये रोशनियां मिलकर ज्वाला के 2 पंखों में बदल गईं। वह आकाश में एक लाल धुंधलेपन में तेजी से उड़ गया, बीच में टकराती लपटों की चिंगारियों और झटकों के बीच कुशलता से आगे बढ़ता हुआ। अब वह विशालकाय अस्थि कृमि के सिर के शिखर पर पहुंच गया था। एक धीमी चीख के साथ काली चमकती ऊर्जा ब्लेड किसी गिरते हुए पहाड़ की तरह नीचे झूल गई। अस्थि कृमि के पास भले ही आधा दिमाग न हो, लेकिन उसे काले ब्लेड की ताकत का अंदाजा था। उसके शरीर से सफेद लपटें निकलकर उसके सिर के चारों ओर उबलती हुई ज्वाला की ढाल बन गईं। शिम यू ठंडी हंसी। लियू एन के साथ युद्ध के बाद से ही वह जानता था कि स्वर्गीय उल्कापिंड जैसे काले लोहे के चाकू में छिपी शक्ति के हर कण को पूरी तरह से कैसे सक्रिय किया जाए, वह इसमें यान लुओ से भी बेहतर था। उसने अपनी बांह पर जोर लगाया और ब्लेड और भी ज्यादा तेज हो गया। स्नैप! श्वेत ज्वाला वाली ढाल तुरंत ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई तथा काली तलवार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी। ब्लेड ने तुरंत ही अपनी नोक पर एक छतरीनुमा ढाल का रूप ले लिया तथा अपनी अजेय नीचे की ओर गति के माध्यम से अस्थि कृमि के मुकुट पर प्रहार किया। एक झटके से अस्थि कृमि का कपाल इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया कि उसका सिर लगभग पूरी तरह से 2 टुकड़ों में बंट गया। कट के सबसे गहरे हिस्से में एक चक्राकार चांदी की आत्मा ज्वाला भी दिखाई दे रही थी, जो शक्तिशाली आत्मा तरंगे उत्सर्जित कर रही थी। शिम यू बहुत खुश हुआ। उसने अपने हाथ में ब्लेड को झटका दिया, क्योंकि उसने चांदी की आत्मा ज्वाला की ओर विभाजित करना जारी रखने की योजना बनाई थी। अस्थि कृमि का सिर लगभग फट गया था, लेकिन उसे कोई गंभीर क्षति नहीं हुई थी। उसकी चांदी जैसी आत्मा ज्वाला भीतर की ओर सिकुड़ती हुई अचानक धड़कते हुए हृदय की तरह फैल गई। उनके ऊपर के शून्य में एक हल्की चांदी जैसी लहर उठी। फिर चांदी की आत्मा की ज्वाला जहां थी वहां से फूटकर शिम यू पर गिरने लगी। दर्दनाक पीड़ाओं की लहरें उसकी शारीरिक सुरक्षा की उपेक्षा करते हुए उसके दिमाग में घुस गईं, जैसे लाखों हथौड़े उसकी खोपड़ी के भीतर उसके मस्तिष्क पर प्रहार कर रहे हों, जिससे उसे एक पीड़ादायक माइग्रेन हो गया। आत्मा हमला। एक भयंकर माइग्रेन के हमले के साथ शिम यू संभवतः अपने हमले को कैसे जारी रख सकता था। सौभाग्य से उसका दिमाग इतना शक्तिशाली था कि पीड़ा के बावजूद अपनी बुनियादी सजगता बनाए रख सका। अपने पंख फड़फड़ाते हुए शिम यू उस जगह से दूर भाग गया जहां चांदी की नाड़ियां थीं।
उसका सिरदर्द ज्वार की तरह उतर गया। उसने गहरी सांस छोड़ी और सिर हिलाया और आखिरकार उसकी पहले जैसी स्पष्टता वापस आ गई। लेकिन वह छोटा सा चक्कर अस्थि कृमि के लिए अपने घाव को भरने के लिए पर्याप्त था। सफेद लौ की एक झिलमिलाहट के साथ घाव तुरंत भर गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया, उसके मुकुट पर सफेद लपटें उठ रही थीं और फिर 2 गोलों में बदल गईं। वे अस्थि कृमि की आंखों की तरह थीं, जो शिमयू को खंजर की तरह घूर रही थीं। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर की सभी लपटें पूरी तरह से बुझ गईं। शिमयू का दिल धड़क उठा। उसे बहुत तेजी से एहसास हुआ कि लपटें उसके शरीर में गहराई तक समा गई हैं और एक शक्तिशाली बेलगाम ज्वाला बन गई है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। उसके ज्वाला जैसे पंख फड़फड़ाए और वह पीछे की ओर उछलकर पीछे की ओर चला गया, जिससे उसके और अस्थि कृमि के बीच की दूरी 1 दर्जन गज से अधिक हो गई। तभी अस्थि कृमि का मुंह खुल गया और उसके जबड़े से एक सफेद आग का गोला निकला, जो औसत मानव की ऊंचाई का था। आग का गोला बिल्कुल शुद्ध, दाग रहित सफेद जैड जैसा सफेद और शुद्ध था। उससे कुछ भी नहीं निकल रहा था, न कोई चमकदार रोशनी, न ही कोई गर्मी। जैसे ही शिमयू की नजर आग के गोले पर पड़ी, उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। ये पहली बार था जब उसने इस लड़ाई के दौरान डर दिखाया था। वह खुद को रोक नहीं सका। आग के गोले की तीव्रता ने उसे स्वर्गीय फीनिक्स ट्रू इन्फर्नो की याद दिला दी, वही नरक जिसने उसे लगभग जलाकर राख कर दिया था। सफेद आग का गोला तेजी से अपनी राह पर बढ़ रहा था। किसी सफेद धूमकेतु की तरह वह शिमयू की ओर तेजी से बढ़ रहा था। शिमयू ने एक लंबी चीख मारी, उसके जलते हुए पंख सिकुड़कर अपने मूल आकार से आधे रह गए, जबकि उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और वह दूर जाकर भाग गया। सौभाग्य से सफेद आग के गोले की गति शिमयू की गति के बराबर नहीं थी और लगभग 10 गज तक उसका पीछा करने के बाद वह वहीं रुक गया। अस्थि कृमि ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और सफेद आग का गोला अचानक अपना रास्ता बदलकर दूसरी दिशा में चला गया। यान लुओ बोनवम पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उसने खुद को सफेद आग के गोले से आमने सामने पाया। वह स्तब्ध रह गई और फिर उसके हाथ में पकड़ी काली छड़ी जैसे काले रंग की चमक से उसकी आंखों से चांदी की रोशनी चमक उठी। वह हमले से बचाव की योजना बना रही थी। नहीं, भाग जाओ। शिमयू की अभिव्यक्ति तुरंत भय से विकृत हो गई और वह जोर से चिल्लाया। उसके ज्वाला पंख जल रहे थे और यान लुओ की ओर झपटे। अध्याय 417, इसकी ज्वालाओं को भस्म करना। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। जैसे ही सफेद आग का गोला यान लुओ से 10 गज की दूरी पर था, उसके सामने एक लाल रंग की चमक दिखाई दी। ये शिमयू था। उसने जोर से गुर्राहट की, उसकी झुलसी हुई काली मुट्ठी चटक लाल हो गई और जलती हुई लपटों में बदल गई। फिर एक तेज हथेली की तरह तेजी से दौड़ते हुए सफेद आग के गोले से टकराकर बाहर निकली। आग का गोला थोड़ा सा चमक रहा था, मानो आग की लपटें सतह से असमान रूप से फूट रही हों, जिनकी धार ब्लेड की तरह तेज थी। जलता हुआ हाथ आसानी से टुकड़ों में कट गया और फिर एक झटके में टूट गया। इसने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। सफेद आग का गोला शिमयू की ओर बढ़ने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए रुका। इतने नजदीक होने के बावजूद शिमयू को सफेद आग के गोले से निकलती किसी भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। यह इतना अवास्तविक और बेचैन करने वाला था कि शिमयू के शरीर का हर एक हिस्सा इस हमले को बेहद जानलेवा समझ रहा था। उसने अपना मुंह काटा और एक और आवश्यक रक्त अपने बाएं हाथ में थूक दिया और मंत्र बुदबुदाया। फू! उसका बायां हाथ एक बार फिर जल उठा, जबकि खून की एक धार खून के निशान में बदल गई, जो एक बार चमकी और फिर उसके हाथ को घेरने वाली लपटों में पिघल गई। उसके बाएं हाथ की 5 उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं। उसके बाएं हाथ पर नाचती हुई लपटें गहरे लाल रंग में बदल गईं, जबकि लाल रंग की एक धार लपटों से बाहर निकली और आग के चारों ओर लिपटकर लपटों का एक गहरे लाल रंग का कमल बन गई। बाम! सफेद आग का गोला अब अग्नि कमल से टकरा चुका था। पल भर में कमल ने आग के गोले को जाल की तरह अपने अंदर फंसा लिया। आग का गोला बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। उसकी लपटें धधक रही थीं और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी सफेद आग के गोले के भीतर से अचानक अविश्वसनीय गर्मी का एक उभार फूट पड़ा, जिससे उसके आसपास का शून्य भी जलने का खतरा पैदा हो गया और तीव्र गर्मी से अंतरिक्ष विकृत हो गया। गर्म लहरें हवा में लहरों के रूप में फैल गईं। शिमयू के बाल और कपड़ों का किनारा झुलसकर भूरा हो गया। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से लाल हो गया था। उसका बायां हाथ इतना लाल हो गया था कि उसकी नसें फटने से लगभग खून बहने लगा था। गहरे लाल कमल के भीतर अभी भी फंसा सफेद आग का गोला कान फाड़ देने वाली चरमराहट जैसी आवाजें निकाल रहा था, मानो अपनी ही गर्मी से भस्म हो रहा हो। सिकुड़ते हुए उसमें से धुंध की धाराएं निकल रही थीं। शिमयू पसीने से पूरी तरह भीग गया था, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ में खून थूका और एक और मंत्र बुदबुदाया। जैसे ही खून उसके बाएं हाथ की आग में मिला, वह चमक उठा और गहरा लाल कमल तुरंत अपने आकार से एक आकार बड़ा हो गया। नव उभरे गहरे लाल रंग के ज्वाला कमल ने अंततः सफेद अग्नि गोले को पूरी तरह से लपेट लिया। फिर वह कड़ा हो गया। सफेद आग का गोला सफेद धाराओं में फूट पड़ा, लाल कमल से होते हुए उसके हाथ में समा गया। आग की सफेद धारा उसकी मुट्ठी में समा गई और शिमयू का बायां हाथ एक बार फिर झुलसकर काला हो गया, अब कोहनी तक। शिमयू जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से खून निकला और वह ऐंठ गया, लेकिन उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया और कुछ देर बाद खड़ा हो गया। इस समय वह अपने आंतरिक अंगों में तीव्र गर्मी का प्रकोप महसूस कर सकता था, क्योंकि उसे एक बार फिर अपनी कोशिकाओं में आंतरिक ज्वाला की तपिश का एहसास हो रहा था। उसका खून उबल रहा था, उसकी वास्तविक क्यूई लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी।
ये देखकर कि शिम्यू ने वास्तव में पूरे सफेद आग के गोले को अवशोषित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, विशालकाय अस्थि कृमि ने भयभीत लेकिन खामोश दहाड़ लगाई और अपना शरीर शिम्यू की ओर नीचे फेंक दिया। शिम्यू ने हमले से बचने की योजना बनाई, लेकिन जब वह अपना शरीर हिलाना चाहता था तो 1 मिलीसेकंड में उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसके घुटने मुड़ने से पहले ही उसका पैर लड़खड़ा गया। अस्थि कृमि के सामने चांदी की एक चमक दिखाई दी, चांदी के कवच से ढका एक छोटा सा ढांचा। यह कोई और नहीं बल्कि यान लुओ था। जब उसने शिम्यू की ओर एक त्वरित तिरछी नजर डाली तो उसकी आत्मा की लपटें टिमटिमा उठी। फिर वह अस्थि कृमि का सामना करने के लिए मुड़ी और अपना सिर उठाकर इतनी तेज चीख मारी कि वह मानव कानों द्वारा सुनी नहीं जा सकी। क्षण भर में अस्थि कृमि का आवेशित शरीर अचानक थम गया और उसने यान लुओ को देखा, जो अब पूरी तरह से चांदी की आभा में डूबा हुआ था। उसकी पुतलियों में आत्मा की ज्वालाएं अचानक संयम और सतर्कता में कस गईं। यान लुओ का शरीर हर पल अधिक चमकता गया और फिर अचानक उसके सिर के ऊपर एक बड़ी चांदी की आकृति प्रकट हुई। वह एक दुबली पतली सुंदर आकृति थी, जिसने सफेद कवच पहना हुआ था और उसका चेहरा धुंधला था। हाथ में चांदी का भाला लिए और उसके पैर एक खिले हुए सफेद कमल पर टिके हुए थे। कवचधारी लड़की चांदी की लपटों से घिरी हुई थी, जिससे वह मानो स्वर्ग से उतरती हुई युद्ध की देवी लग रही थी। ऊर्जा संरचना से एक शक्तिशाली दमनकारी भावना निकल रही थी, मानो चारों ओर लहरें उठ रही हों, जिसने दर्शकों में मौजूद सभी लोगों को श्रद्धापूर्वक घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिम्यू की नजर यान लुओ की ईश्वरीय ऊर्जा संरचना पर टिकी रही और जैसे ही उसके शरीर ने उसके दमनकारी भाव को अनुभव किया, उसने अपनी छाती पर भारी प्रहार महसूस किया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पत्थर से मार रहा हो। विशालकाय अस्थि कृमि के शरीर पर लपटें भड़क रही थीं और दहाड़ रही थीं। फिर भी मानो यान लुओ की ऊर्जा संरचना से अचानक निकलने वाली आभा ने उसे रोक दिया हो। वह हवा में ही रुक गया। न जाने क्यों उसके सामने कवचधारी एक महिला की प्रेतात्मा ने राक्षस को लगभग सहज ही एक अशुभ संकेत दे दिया। और जब किसी आदिम प्राणी को यह महसूस होता था कि उसके जीवन को खतरा है, तो उसकी लड़ने की प्रवृत्ति भी प्रेरित हो जाती थी और निश्चित रूप से अस्थि कृमि की सुप्त आदिम प्रवृत्तियां धीरे धीरे सक्रिय हो जाती थीं। उसने एक भयानक चीख निकाली और चांदी की ऊर्जा संरचना की ओर बढ़ा। उसका जबड़ा चौड़ा हो गया और सफेद लपटें निकलने लगीं। कवचधारी चांदी की महिला ने अस्थि कृमि को देखा और अपने चांदी के भाले से एक बड़ा क्षैतिज वार करने के लिए हाथ उठाया। एक क्षण में उन्हीं भालों की चांदी की परछाइयों के झुंड एक घने समूह में प्रकट हो गए। धमाका! चांदी के भाले जैसी परछाइयां आग की लपटों के सफेद स्तंभ से टकरा रही थीं, लेकिन ये ज्वाला स्तंभ ही था जो चिंगारी और विस्फोटों में टूटकर छोटी सफेद लपटों में बदल गया। इस बीच शिम्यू का एक घुटना जमीन पर मुड़ गया था। हवा में लड़ाई देखते हुए वह अपने शरीर के अंदर के दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। आग की लपटों का वह सफेद स्तंभ पहले वाले सफेद आग के गोले जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी यह अपने आप में एक शक्तिशाली हमला था। फिर भी चांदी की आकृति वाली ऊर्जा संरचना ने इसे 1 सेकंड में आसानी से नष्ट कर दिया। जैसे ही सफेद ज्वाला का स्तंभ बह गया, चांदी की महिला का भूत लगभग 10 दर्जन गज उछल गया और एक धुंधलेपन में वह अस्थि कृमि के सिर के ऊपर से गुजर गई, मानो वह अभी अभी टेलीपोर्ट हुई हो। अपनी भुजाओं को झुलाते हुए चांदी के भाले से चकाचौंध करने वाली चांदी की रोशनी निकल रही थी, जब तक कि वह अस्थि कृमि के सिर पर वार करने से पहले एक बड़े ध्रुव भुजा में बदल नहीं गया। अस्थि कृमि को अंततः अपनी स्थिति में परिवर्तन का एहसास हुआ, लेकिन हमले से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जीवन के लिए अपनी उग्र उन्मादी कोशिश में उसकी आंखों की लपटें बेतरतीब ढंग से नाचने लगीं। जैसे ही उसने अचानक अपना सिर उठाया और एक सफेद रोशनी का आभामंडल बिखेरा, फिर जैसे ही उसका शरीर उस सफेद रोशनी में अपने मूल आकार से आधा रह गया, अस्थि कृमि ने अपना मुंह चौड़ा किया और सफेद धुंधले तूफानों के कई झोंके उगले और फिर वे एक सफेद ड्रैगन में विलीन हो गए ताकि चांदी के भाले के हमले का सामना कर सकें। बूम! दोनों के टकराने से धरती में कंपन पैदा हो गया तथा तूफान के कारण धरती हिलने लगी। चमकदार रोशनी ने यान लुओ और बोन वम दोनों को घेर लिया था। बाहर से कोई भी नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा था। जब आसमान को ढकने वाली चांदी और सफेद रोशनी का प्रदर्शन आखिरकार मंद हुआ, तो आसमान से एक आकृति गिरी। वह कोई और नहीं बल्कि यान लुओ था। वह उस समय बहुत ही बदसूरत लग रही थी। उसका कवच टूटकर हवा में अपनी जगह से गिर रहा था। लियू एन के खिलाफ आखिरी घातक लड़ाई से अभी अभी उबरी उसकी कंकालनुमा आकृति एक बार फिर तरह तरह की स्पष्ट नुकीली रेखाओं से ढंकी हुई थी। उसकी आंखों में जलती हुई आत्मिक ज्वालाएं मंद पड़ रही थीं, जो इस बात का संकेत था कि उसकी ऊर्जा भी काफी कम हो चुकी थी। हवा में एक गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बोन वम भी हवा से नीचे गिरा। वह जोर से जमीन पर गिरा और धूल और मिट्टी की लहरें उड़ा दी। अस्थि कृमि का कपाल एक बार फिर फट गया, लेकिन इस बार वह उसे पहले की तरह जोड़ नहीं सका, केवल इसलिए कि उसके सिर के भीतर की आत्मा की ज्वाला पहले ही पूरी तरह बुझ चुकी थी। यान लुओ ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और अस्थि कृमि की ओर चली गई। उसकी आत्मा की लपटें चमक रही थीं। जब वह अस्थि कृमि के शरीर के निचले हिस्से के पास पहुंची, तो यान लुओ ठिठक गया। फिर अपने हाथ में चमकती हुई काली छड़ से उसने अस्थि कृमि के धड़ पर वार किया। अपनी कलाई घुमाकर काली छड़ ने अस्थि कृमि के शरीर में एक बड़ा सा छेद कर दिया और यान लुओ अंदर चला गया। बोन वम के शव से कुछ ही दूरी पर शिम्यू पैर मोड़कर बैठ गया और एक गोली निकाली। उसने उसे निगल लिया और जैसे ही असर हुआ, वह आखिरकार काफी बेहतर दिखने लगा। कुछ क्षण बीतने के बाद वह अंततः उठ खड़ा हुआ और बोन वम के पास चला गया, मानो वह अभी भी उस सब घटना से सदमे में था जो घटित हुई थी।
इतना ही नहीं, उसने देखा कि कैसे यान लुओ ने स्वर्ग श्रेणी के अस्थि कृमि को मार डाला, जबकि वह उससे एक श्रेणी नीचे था। दूसरे शब्दों में, यान लुओ ने अपनी शक्तियों के बीच के अंतर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जीत हासिल की। शिम्यू ने अस्थि कृमि के पेट के नीचे की गुहा को घूरा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि यान लुओ के पास उसके साथ कोई रहस्य अवश्य होगा, या हो सकता है जब वह जीवित थी तब यान लुओ एक बहुत ही असामान्य व्यक्ति थी। यान लुओ को बोन वम के शरीर की गुहा से बाहर निकलने में लगभग 15 मिनट लगे। उसका हाथ एक पारदर्शी हड्डी को पकड़े हुए था, वह रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा लग रहा था, यान लुओ के शरीर की बाकी हड्डियों की तरह। दरअसल ऐसा लग रहा था कि वह उसी शरीर की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी से एक विनाशकारी शक्ति का स्पंदन निकल रहा था, लेकिन यह सामान्य जादू या वास्तविक क्यूई जैसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी आदिम स्रोत की शक्ति है। यान लुओ का चांदी का कवच पूरी तरह से फट गया था, जिससे उसका असली शरीर नंगा हो गया था। जैसे ही शिम्यू ने उसकी नई हालत देखी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब ये बहुत स्पष्ट था कि यान लुओ वास्तव में उसके शरीर में इस एकमात्र कशेरुका को देख नहीं पाया था। पहले वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब वह देख पाया तो उसने देखा कि यह कशेरुका यान लुओ के शरीर से अलग है। तभी पारदर्शी हड्डी से एक हल्की धूसर चमक निकली। कुछ ही सेकंड में यान लुओ की हालत में सुधार होने लगा, उसकी हड्डियों की दरारें तेजी से ठीक होने लगीं। कुछ क्षण बाद यान लुओ ने अपना सिर उठाया और शिम्यू की ओर देखा। उसकी आत्मा की लपटें थोड़ी नाचने लगीं। फिर उसने पूछा, तुम अभी अभी क्यों आए? क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, चिंता मत करो। शिम्यू ने उसे दांतेदार मुस्कान दी। यान लुओ ने कुछ नहीं कहा। क्या यही वह हड्डी है जिसे तुम ढूंढ रही थी? शिम्यू ने उसके हाथ में कशेरुका को देखते हुए पूछा। हाँ, जब हम वापस लौटेंगे तो मुझे कुछ दिनों के लिए खुद को बंद करना होगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी रक्षा करो, यान लुओ ने कहा। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं। कोई बात नहीं, शिम्यू ने थोड़ी देर के लिए चौंकने के बाद सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर यान लुओ मुड़ा और चमकती क्रिस्टल जैसी हड्डियों के ढेर की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर शिम्यू उस ओर मुड़ा जहां बी लिंक था। एक दिन बाद शिम्यू और यान लुओ उस डार्कवाटर झील पर लौट आए, जिसके पास वे कई दिनों से रह रहे थे। झील के चारों ओर पहरेदारों के रूप में तैनात मरे हुए लोगों की सेना अभी भी वहीं थी। यान लुओ ने बिना कुछ कहे सीधे झील में चली गई। उसका शरीर धीरे धीरे पानी में विलीन हो गया। शिम्यू ने आसपास के वातावरण को देखा और पास में ही बैठने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया। अपने हाथों में एक आत्मा पत्थर पकड़े हुए वह उपचार और स्वस्थ होने का प्रयास कर रहा था। कुछ दिनों बाद डार्कवाटर झील के पास शिम्यू की आंखें तेजी से खुलीं और उसने तेजी से सांस ली। उसने मुड़कर अपने बाएं हाथ पर नजर डाली। अस्थि कृमि द्वारा उत्सर्जित सफेद लपटों को अवशोषित करने के बाद उसका पूरा बायां हाथ पूरी तरह से काला पड़ गया था और उसका वजन बहुत अधिक होने लगा था। हालांकि अपने पिछले अनुभव के कारण शिम्यू को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह उत्साहित लग रहा था। उसे विश्वास था कि एक बार जब वह सफेद वानरों के आवश्यक रक्त की एक बूंद से अस्थि कृमि द्वारा प्रदत्त ज्वालाओं की शक्ति को प्राप्त कर लेगा तो वह अपनी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला में बड़ी सफलता हासिल कर लेगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए शिम्यू ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और तकनीक के अनुसार धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर रियल क्यूई को घुमाना शुरू कर दिया। उसने मूल रूप से पश्चिमी हे महाद्वीप के राज्य में लौटने के बाद अपनी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला का प्रशिक्षण शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब अस्थि कृमि की अग्नि ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसकी भुजा में अग्निगुण ऊर्जा एक बार फिर पूरी तरह से भर गई थी। इसके अलावा अब जब वह यान लुओ की सुरक्षा ड्यूटी पर था तो उसे प्रशिक्षण भी लेना चाहिए था। अध्याय 418 सच्चा चेहरा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। समय उड़ गया और कुछ दिन बीत गए। झील के किनारे शिम्यू आंखें बंद किए घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था और उस पर रक्त लाल रंग का मिश्रण था। उसके माथे पर सेम के आकार के पसीने की बूंदें ऐसे लुढ़क रही थीं जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसके मूलतः काले बाएं हाथ पर लाल रेखाएं दिखाई देने लगीं। दूर से उसका शरीर लाल और सफेद लपटों में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। आध्यात्मिक प्रकृति की लपटें ऊपर नीचे हो रही थीं। चारों दिशाओं में गर्म हवा फूट रही थी, जिससे आसपास के तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही थी। जब शिम्यू ने आंखें खोलीं तो लाल और सफेद लपटें उठकर उसके सिर पर आ गिरी थीं। लपटें उसके बाएं हाथ में समा गईं और बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गईं। क्या हुआ? शिम्यू ने खुद से पूछा। पिछले कुछ दिनों से वह अस्थि कृमि की अग्नि अवशोषण क्षमता का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। हालांकि इस शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित करना कठिन था, लेकिन उसके बाएं हाथ की 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला से इसे नियंत्रित किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की और इसका कारण भी नहीं जान सके। 9 रेजोल्यूशंस मिस्टीरियस आर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार ये सफेद वानर के रक्तसार की दूसरी बूंद के समान था। यह उसके शरीर में समा गया था, फिर भी पूरी तरह से उसके शरीर से मेल नहीं खाता था। शिम्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए और आंखों में चमक लिए विचार किया। मूलतः अतीत में पनडुब्बी दुर्घटनाओं में समाया हुआ खूनी कोहरा अब मोटे तौर पर पहचाना जा सकता था। ये स्वर्गीय राक्षस श्वेत वानर दानव राजा के रक्तसार की पहली बूंद से बना था। पहले तो ऐसा लगा जैसे खून उबल रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्वर्ग के उद्गम खजाने से रक्त का सार ग्रहण करता है। रक्तसार की पहली बूंद सोखे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए थे। इस दौरान वह कई बार सफेद वानर में बदल चुका था। हर बार जब वह जागता तो उसे लगता कि उसमें कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं।
इसके बाद जलती हुई लौ में एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट होने लगी। यह 9 संकल्पों वाली रहस्यमयी कला की साधना के लिए तार्किक था। क्या ऐसा हो सकता है कि समय के साथ उस जानवर का खून व्यक्ति के शरीर से और भी ज्यादा जुड़ गया हो? यदि ऐसा है तो क्या रक्तसार की दूसरी बूंद एक और दशक से गुजर रही थी? यह विचार आते ही शिम्यू अवाक रह गया। जब शिम्यू गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी उसने अपने पैरों के माध्यम से पहाड़ से एक मजबूत कंपन महसूस किया और पास की झील से बहते पानी की आवाज आई। शिम्यू तुरंत खड़ा हो गया और झील के केंद्र की ओर देखने लगा। झील की शांत दर्पण जैसी सतह अब हिंसक रूप से उबल रही थी। खूनी लहरें उठ रही थीं और धीरे धीरे एक विशाल भंवर का निर्माण कर रही थी। भंवर धीरे धीरे ऊपर उठा और झील के बीच में 2 जोड़ी हल्के चांदी के साथ एक क्रिस्टल स्पष्ट मानव आकृति उसके चारों ओर नृत्य करने लगी। जब रक्त का भंवर 10 फीट से अधिक ऊपर उठ गया तो मानव आकार का क्रिस्टल कंकाल अब पूरी तरह से हवा में प्रकट हो गया था। हवा में एक हल्की सफेद रोशनी हड्डियों की सतह पर धीरे से चमक रही थी। यान लुओ, शिम्यू ने भंवर के शीर्ष पर क्रिस्टल कंकाल को देखा और चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल जब उसने हवा में सफेद रोशनी की ओर देखा तो उसकी आंखों में अचानक एक धुंधली अभिव्यक्ति दिखाई दी। झील के ऊपर बादल इकट्ठा हो गए थे और आकाश में एक बड़े बादल में विलीन हो गए थे। शुद्ध सफेद बादलों से एक पवित्र वातावरण का हल्का सा आभास हो रहा था। इन बादलों से सफेद रोशनी छिटक रही थी। शिम्यू को इससे अधिक आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि यह मृत आत्मा की दुनिया थी जो अंधकार में ऊर्जा से भरी हुई थी। उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, आकाश में तैरते बादल धूसर रंग के थे जो बहुत निराशाजनक एहसास दे रहे थे। हालांकि सफेद बादलों ने धूसर रंग के आकाश के साथ एक मजबूत विरोधाभास पैदा कर दिया। सफेद बादलों को देखते हुए जब शिम्यू असमंजस में था तो उसने स्ट्रिड्यूलेशन की गड़गड़ाहट भरी आवाज सुनी। शिम्यू अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। सफेद बादल से एक सुनहरी बिजली कौंधी। बिजली बहुत तेज थी और झील के बीचों बीच गिरी। अब यान लुओ ही भंवर के बीच में था। प्रत्येक सुनहरे बोल्ट के प्रहार से यान लुओ एक सुनहरे विद्युत सांप में बदल जाती थी जो उसके शरीर के चारों ओर तैरने लगता था। जैसे जैसे सांप फैलते गए यान लुओ उनसे ढक गया। जैसे ही आखिरी बिजली गिरी यान लुओ धीरे धीरे डूब गया और पूरी तरह से गायब हो गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे खूनी भंवर में फंसा हुआ एक सुनहरा कोकून हो। ये कोकून रेशम से नहीं बल्कि सफेद बादल से निकली सुनहरी गड़गड़ाहट से बुना गया था। आंधी के बाद हवा में छाए सफेद बादल गिर गए, परतें फट गईं और सफेद बादलों के समूह में बदल गईं जो धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गए। झील के ऊपर सुनहरी बिजली लगातार रेशमी कोकून की सतह पर तैरती हुई चमकदार सुनहरी रोशनी की किरणें बिखेर रही थी। उसने खूनी धुंध से भरी झील को ऐसे घेर लिया मानो उसे सुनहरे रंग से रंग दिया गया हो। इस विशाल वेग ने झील को घेरने वाली मृत आत्माओं की सेना में खलबली मचा दी। सभी मृत आत्माएं अपनी आंखों में स्पष्ट भय से कांप उठीं और सीधे अपनी आत्माओं तक पहुंच गईं। सुनहरे रेशम की कोकून से सफेद प्रकाश का एक स्तंभ उठ रहा था। अंधेरे में रोशनी की किरण टिमटिमा रही थी और अचानक सफेद महलनुमा पोशाक पहने एक लड़की की परछाई दिखाई दी। उसका पूरा शरीर फ्लोरोसेंट रोशनी से ढका हुआ था जिससे वह साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लड़की का भ्रम एक झलक जैसा था। जैसे ही वह प्रकट हुई वह सफेद रोशनी के एक समूह में बदल गई और नीचे सुनहरे रेशमकीट के कोकून में गिर गई। जब रेशमकीट का कोकून श्वेत प्रकाश में डूबा तो वह लयबद्ध रूप से स्पंदित हुआ। जब लड़की का भ्रम फिर से प्रकट हुआ तो शिम्यू को अचानक एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे बयां करना मुश्किल था। जब वह हवा में उड़ते सुनहरे कोकून को देख रहा था तो उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था जब सुनहरे कोकून की सतह एक जोरदार धमाके के साथ सभी दिशाओं में फट गई। शिम्यू ने अपने सामने सुनहरी रोशनी चमकती देखी और अगले ही पल उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खूनी भंवर के ऊपर सुनहरा रेशमकीट का कोकून गायब हो गया था। उसकी जगह भंवर से एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई, घुटनों पर हाथ रखे मुड़ी हुई। उसके काले बाल झरने की तरह चिकने और लंबे थे। उसकी बर्फीली मांसपेशियों की चमक के साथ वे हल्के से लहरा रहे थे। उसकी आंखें आधी बंद थीं मानो वह अभी भी अपने सपनों में गहरी नींद सो रही हो। उसका चेहरा छोटा और नाक नुकीली थी। उसके होंठ बिना किसी छोटी सी खामी के किसी बारीक नक्काशी की तरह थोड़े से खुले हुए थे। उसकी पीठ पर कमल के समान चमकदार काला आध्यात्मिक चिन्ह था जो उसके शारीरिक रूप में चुलबुलापन का स्पर्श जोड़ रहा था। यान लुओ, क्या ये तुम हो? शिम्यू ने हिचकिचाते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे शिम्यू की पुकार सुनकर यान लुओ की पलकें थोड़ी कांप उठीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें तारों के जोड़े जैसी थीं, मानो पतझड़ का बहता पानी अपने आसपास का जायजा ले रहा हो। यान लुओ की सुंदरता को देखकर शिम्यू शर्मा गया। यान लुओ ने आंखें चौड़ी करके अपने सिर को थामने के लिए अपनी बाहें फैला दी मानो अभी अभी उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ हो। उसके चेहरे पर भय और क्रोध का भाव आ गया। चीखते हुए उसका पूरा शरीर कांपने लगा। शिम्यू को अपने कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई दी और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से धुंधली हो गई और वह कोमा में चला गया। शिम्यू को पता नहीं था कि वह कितनी देर से बेहोश था। उसने अपने शरीर को सहारा दिया और कोमा से पहले के दृश्य को याद करने के लिए अपने थोड़े सूजे हुए सिर को हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से इधर उधर देखते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने यान लुओ को झील के किनारे लेटा हुआ पाया जो कुछ ही दूरी पर था और ऐसा लग रहा था कि वह फिर से गहरी नींद में सो रहा है।
शिम्यू तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन खून का तेज बहाव होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका और वहीं खड़ा रहा। यान लुओ के लंबे रेशमी बाल उसके शरीर पर बिखरे हुए थे। उसकी सुगंधित मांसपेशियां हल्की सी उभरी हुई थीं। उसकी बर्फीली उभरी हुई गर्दन के नीचे नीले रंग की तरह हल्की सी हिलती और सांस छोड़ती हुई। अचानक उसकी पलकें हल्की सी हिलीं और आंखें धीरे धीरे खुल गईं। रत्न सी दो आंखें दूर से शिम्यू को देख रही थीं। इस समय आकाश और पृथ्वी ग्रहणग्रस्त हो गए। शिम्यू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं सका। यान लुओ को जब एहसास हुआ कि वो शिम्यू के ठीक सामने है, तो शर्मिंदगी से उसके गाल अचानक लाल हो गए। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपनी छाती को संभाला और गुस्से से शिम्यू की तरफ देखा। एक बार और मेरी तरफ देखो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यद्यपि उसकी आवाज ठंडी लग रही थी, लेकिन टेलीपैथी के माध्यम से यह शिम्यू के दिल में जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। जब ये शब्द शिम्यू की नजरों से हट गए तो यान लुओ की दोनों आंखें चमक उठीं और उसका शरीर चमकने लगा। घने चांदी के प्रकाश के धब्बों को उड़ती धूल की तरह इधर उधर उड़ते देखकर चमकदार रोशनी ने शिम्यू को इस हद तक अंधा कर दिया कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सका। जैसे ही प्रकाश फीका हुआ, यान लुओ खड़ी हुई और उसके शरीर पर चांदी के कवच का एक नया सेट दिखाई दिया। यान लुओ ने शिम्यू को अनदेखा करते हुए एक चक्राकार चक्कर लगाया और सीधे झील की ओर चल दिया। किनारे की ओर चलते हुए यान लुओ ने झुककर सामने झील को देखा। झील में चांदी जैसी रोशनी चमक रही थी और धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही थी। खूनी धुंध से भरी झील मानो जलवाष्प की एक परत से ढकी हुई थी, जिससे वह दर्पण की तरह पारदर्शी हो गई थी। झील के प्रतिबिंब में चांदी के कवच में एक लड़की खड़ी थी, जो दृढ़ संकल्प के साथ आगे की ओर देख रही थी। यान लुओ ने अपना हाथ उठाया और माथे पर लटके नीले रेशम को जोर से पटक दिया। जैसे ही उसने झील में अपना प्रतिबिंब देखा, उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा था और चेहरे पर एक बेढंगी मुस्कान थी। वह अपने वर्तमान रूप से काफी संतुष्ट लग रही थी, लेकिन तभी उसे फिर से कुछ याद आया और उसने निराश होकर आह भरी। शिम्यू ने अपने सामने खड़ी उस नाजुक आकृति को देखा और उसके हृदय में किसी प्रकार एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। यान लुओ अचानक उठ खड़ा हुआ और तुरंत हाथ उठाकर हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर चांदी की एक किरण चमक उठी और एक छोटा सा नाजुक सा फेस मास्क उसके आधे चेहरे को ढक रहा था। ये सब करने के बाद वह मुड़ी और एक बार फिर शिम्यू को देखा। यान लुओ, ये तुम्हारा असली रूप है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सुंदर होगे। शिम्यू ने यान लुओ की ओर देखा और अविश्वास में बिना सोचे समझे ये कह दिया। इससे पहले कि शिम्यू अपनी बात पूरी करती, यान लुओ थोड़ा ऊपर उठा और शिम्यू के सिर के ऊपर तैरते हुए फॉलनर एंजल डेस्क की ओर देखा। ये चीज बहुत उपयोगी है, मैं इसे रखूंगी, महिला ने धीमे स्वर में कहा। इससे पहले कि शिम्यू कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, यान लुओ बहुत दूर जा चुका था। फॉलनर एंजल डेस्क काली रोशनी की किरण में बदल गई और तुरंत उसके हाथों में आ गई। अध्याय 419 पुनरुत्थान। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यान लुओ ने फॉलन एंजल डेस्क की ओर देखा। उसकी आंखें चांदी की तरह चमकने लगीं, फिर वे लगभग अलौकिक हो गईं। फॉलनर एंजल डेस्क थोड़ा कांप उठा और उसके हाथ से छूटकर हवा में ऊपर की ओर तैरने लगा, फिर धीरे धीरे घूमने लगा। उसी समय एक देवदूत की वीणा के समान मधुर आवाज हवा में गूंजी और एक मंत्र के साथ कानों में गूंज उठी। जब प्राणी ब्रह्मांड में आते हैं, दिव्य उपहार सभी एक आत्मा के साथ। जब आत्मा समाप्त हो जाए तो शून्य में लौट जाओ, शरीर शाश्वत विश्राम में चला जाता है। यान लुओ फॉलनर एंजल कैनन से कविता पढ़ रहे थे। उसके खूबसूरत चेहरे के आधे हिस्से को ढकने वाला चांदी का मुखौटा किसी समय गायब हो गया था, जिससे सुंदरी की अद्भुत सुंदरता दुनिया के सामने उजागर हो गई थी। जैसे ही उसने छंद पढ़े, उसका शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखों में चांदी की चिंगारियां उभर आईं, जब तक कि वे दो चांदी के भंवरों में एकत्रित नहीं हो गईं, मानो वे गिरे हुए देवदूत डेस्क के साथ समन्वयित हो गई हों। उसके काले बाल हवा में बिखरे और लहरा रहे थे और उसके माथे के बीच में कमल जैसा काला निशान चमकने लगा था। शिम्यू पहले से ही अपने आप को एक चमकदार लाल आवरण से ढक रहा था और आसपास से आ रही इन ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुछ और दिमाग में आया, उसका मुंह बंद हो गया। इसके बजाय वह चुपचाप यान लुओ को देखता रहा। जीवितों की भूमि, मृतकों की भूमि, किसी के रक्त में सभी प्राणी जुड़ते हैं। बी लुओ 1 से विमानों में सबसे ऊंचे, हुआन क्वान 2 तक क्षेत्रों में सबसे निचले। स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा उलट जाते हैं। असीम में आकाश और पृथ्वी उलट जाते हैं। अराजकता के बीच क्यूई अल्प हो जाती है। वेल्किन में रास्ता अस्पष्ट हो जाता है। इस समय तक शिम्यू को फॉलनर एंजल कैनन की शुरुआत अच्छी तरह से पता चल चुकी थी, लेकिन यान लुओ अपनी अल्पज्ञात आयतों से आगे भी सुनाने में सक्षम लग रही थी। उसने बिना एक पल भी रुके अपना मंत्रोच्चार जारी रखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। शिम्यू ने बीच में टोका नहीं, बल्कि उसके द्वारा बोले गए छंदों को याद करने का प्रयास किया। जब यान लुओ ने आखिरी शब्द कहा, तो उसकी आंखों में चांदी जैसी चमक आ गई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसकी उंगलियों से एक चांदी सी चिंगारी निकली और फिर तैरती हुई फॉलनर एंजल डेस्क में जा गिरी। जैसे ही चांदी की रोशनी फॉलनर एंजल डेस्क में घुली, वह स्पंदित होने लगी और उसकी सतह पर उकेरे गए सुनहरे चिन्ह चमकने लगे। ये चिन्ह मूल रूप से धुंधले थे और काली सतह में छिपे हुए थे, लेकिन अब वे सतह से असमान रूप से उभरे हुए थे, जिससे चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी आभा की पृष्ठभूमि में पूरी काली ईंट जैसी वस्तु पर एक अज्ञात छवि बन गई थी। आभा से आलोकित यान लुओ ऐसी लग रही थी मानो उस पर सोने का कफन ओढ़ा दिया गया हो।
उसकी दमकती त्वचा, चांदी जैसी आंखें और माथे पर रहस्यमयी काले कमल के निशान के साथ एक नाजुक लाचार लड़की का पिछला चेहरा अब एक अवर्णनीय रूप से उदात्त भाव से पूरी तरह बदल गया था। डार्कवाटर झील के चारों ओर फुटपाथ पर हड्डियों के टकराने की आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थीं, क्योंकि हजारों मरे हुए प्राणी उसके सामने झुक रहे थे। शी म्यू इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। उसकी नजरें हर जगह घूम गईं और अंततः उसकी नजर एक बार फिर आकाश के बीच में मंडराते हुए यान लुओ पर पड़ी। उसने एक अन्य हस्त संकेत का प्रयोग किया और फॉलन एंजल डेस्क पर प्रकाश की एक चाप प्रक्षेपित की, जिससे उसका कंपन रुक गया और वह तुरंत स्थिर हो गया, जबकि तैरते हुए सोने के ग्लिफ एक बार फिर उसकी अपारदर्शी सतह में पिघल गए। यान लुओ ने अपना मुंह खोला और फॉलनर एंजल डेस्क सोने की एक एकल रेखा में बदल गई, जो उसके मुंह में गायब हो गई। जैसे ही शी म्यू ने देखा, युवती धीरे धीरे उसके सामने धरती पर वापस आ गई। उसकी आंखों में चांदी की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। तुम्हें इस फॉलनर एंजल डेस्क के बारे में पहले से ही पता था, यान लुओ? शी म्यू ने अपने सामने खड़ी मोहक प्रेमिका से अचानक कहा। मैं समझ गई, तो यही इसका नाम है, उसने जवाब दिया। अपना मुंह फिर से खोला और सुनहरी रोशनी की एक रेखा खींची। इससे पहले कि प्रकाश से पता चलता कि यह पहले वाली वही काली ईंट थी। ये सुनकर कि उसने जो चीज सक्रिय की थी उसे वह नहीं जानती थी, शेमाई अवाक रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, यान लुओ ने अचानक काली ईंट शी म्यू की ओर उछाल दी। उसने सहज ही उसे पकड़ लिया और यान लुओ की ओर देखते हुए उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। मैं उस वेदी को बनाने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने में मदद करूंगी। इस बीच तुम इस चीज की रखवाली करोगे? यान लुओ ने उसे जवाब देने का समय दिए बिना ही मुंह फेरते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों से एक बार फिर चांदी जैसी चमक निकल आई। खड़खड़ाहट की एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न हो गई। हजारों कंकाल और मरे हुए प्राणी एक साथ खड़े हो गए और फिर चुपचाप मुड़कर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल पड़े। 10 दिन बाद डार्कवाटर झील के पास एक खुले मैदान में प्रकाश का एक सफेद धुंधला स्तंभ अचानक समताप मंडल में चमक रहा था। स्तंभ के चारों ओर पानी जैसी लहरें हवा में चारों ओर फैल रही थीं, जिससे दृश्य अस्पष्ट हो रहा था। प्रकाश की किरणें लगभग कई गज चौड़ी एक काली वेदी से निकल रही थीं। वेदी के चारों ओर मोती जैसी सफेद हड्डियों का एक घेरा बिछा हुआ था। वेदी के ऊपर फॉलनर एंजल डेस्क लटका हुआ था, जिसके सुनहरे चिन्ह धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और वेदी के चारों ओर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी सुनहरी रोशनी बरसा रहे थे। इस क्षेत्र में शी म्यू खड़ा था, उसका शरीर सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठी जब वह पास में खड़ी चांदी के कवच में एक कामुक आकृति की ओर मुड़ा। उसी समय यान लुओ ने उसे घूर कर देखा। उनकी नजरें मिली, लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ क्षण बाद यान लुओ ने चुप्पी तोड़ी। क्या आप तैयार हैं? हाँ, उसने सिर हिलाया। सच तो ये है कि शी म्यू की भावनाएं जटिल थीं। बहुत समय पहले उसने यंग मास्टर जू के मार्गदर्शन में मृत आत्माओं की दुनिया की यात्रा की थी और उनकी मदद से यान लुओ के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि वह अभी भी पूरी प्रक्रिया को लेकर उलझन में था। अब उसकी अपनी वशीभूत आत्मा की शक्तियां और उन्हें विकसित करने की गति उसकी अपनी शक्तियों से कहीं आगे निकल गई थी और वह यहाँ थी, अपने लिए एक मांस शरीर का निर्माण करते हुए, खुद को एक मनमोहक सुंदरी के रूप में प्रकट करते हुए। ये सब तो पागलपन की हद तक था। उसने यान लुओ से पिछले कुछ दिनों के उसके अतीत के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह पूछता, वह अचानक अपने सिर को अपनी बाहों में भर लेती। उसका चेहरा किसी दर्द से लाल हो जाता। वह बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रही थी जैसे पहली बार अपने परिवर्तन से जागने पर कर रही थी, और एक ऐसी कान फाड़ देने वाली, खून जमा देने वाली चीख निकाल रही थी कि शी म्यू बेहोश हो जाए। कुछ बार ऐसा करने के बाद सबसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी पूछना बंद करना सीख जाएगा। जब वह सोच रहा था, यान लुओ की आंखों में एक चांदी सी चमक थी। जब उसने अपना हाथ उठाया, जिससे हवा में मंडराते हुए फॉलनर एंजल डेस्क पर चांदी की रोशनी की एक तेज किरण निकली। जब प्रकाश ऊपर की काली ईंट में घुल गया, तो उसके नीचे की वेदी सफेद प्रकाश की एक विशाल धारा के साथ क्षीण होने लगी, जिसने शी म्यू के छायाचित्र को पूरी तरह से डुबो दिया। जब सफेद रंग का ज्वार उतर गया, तो वह चला गया। यान लुओ की आंखें अपनी मूल स्थिति में लौट आईं जब उसने हवा में मंडराते हुए फॉलनर एंजल डेस्क को बुलाया, जो उसके मुंह में गायब होने से पहले सुनहरी रोशनी के साथ उसकी ओर आया। उसके कदम सहज और हल्के थे जब वह काले पत्थर की वेदी के पास पहुंची। उसका हाथ धीरे से उसके किनारे को सहला रहा था। उसने अपना ध्यान पास की डार्कवाटर झील की ओर लगाया। उसकी लगभग अलौकिक आंखें डार्कवाटर झील पर टिकी हुई थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह झील के पार कहीं और देख रही थी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चांदी की चिंगारियों की धाराएं उसके शरीर को रोशन करने लगीं। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और उसके काले काले बाल लहराने लगे। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें खुल गईं और उसकी पुतलियों से चांदी की 2 किरणें चमक उठीं तथा उसके चारों ओर ऊर्जा तेजी से बढ़ गई। बूम बूम बूम। पहले शांत डार्कवाटर झील में अचानक कई दर्जन पानी के फव्वारे फूट पड़े और हवा में चीख चीख की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो कुछ 100 गज ऊपर हवा में उछलने लगे। जब ये फव्वारे बंद हो गए, तो पानी नीचे की ओर रक्त के रंग की बारिश के तूफान के रूप में वापस झील में गिरने लगा। यान लुओ झील के किनारे चुपचाप खड़ी रही। उसने कुछ भी नहीं किया और लाल रंग की बारिश को गिरने दिया। बारिश की बूंदें घनी थीं और उनके बीच में ज्यादा जगह नहीं थी। वे वापस धरती पर गिर रही थीं। फिर भी यान लुओ पर एक भी बूंद नहीं गिरी, मानो किसी अदृश्य ढाल ने उन सभी को उससे दूर कर दिया हो। उसके चारों ओर घूमती हवा ने धीरे धीरे अपनी एक रूपरेखा बना ली, जैसे धूसर धुंध के झोंके उसके पास जमा हो गए।
वे मिलकर कोहरे के एक धूसर भंवर में बदल गए। यान लुओ ने अपना हाथ अपनी छाती के सामने रखा, अपनी मध्यमा उंगली और अंगूठे को एक साथ बांधा और एक हाथ का संकेत किया। धमाका! चांदी का भंवर तेजी से घूम रहा था। तभी डार्कवाटर झील के कुछ मील के दायरे में किसी तरह का चक्रवात बन गया। चांदी का कोहरा घूमता और हवा में विलीन होकर धूसर कोहरे की बड़ी बड़ी धाराएं बनाता गया। फिर धूसर ड्रैगन के झुंड की तरह हवा की धाराएं भंवर की आंख में मुड़ती और घूमती रहीं, जब तक कि वह 10 गज से भी बड़े व्यास वाला एक बवंडर नहीं बन गया, जो आसमान में नीचे लटके अंधेरे निम्बस में जा गिरा। जैसे ही हवा का झोंका ऊपर की ओर आया, ग्रेफाइट रंग के बादल फट गए, जिससे एक बड़ी दरार पैदा हो गई और उसके पीछे एक बड़ा गहरा काला स्थान दिखाई देने लगा। यान लुओ भंवर की आंख में खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडा और अविचल था, जबकि उसका चांदी का कवच चांदी की रोशनी से चमक रहा था। वह किसी देवता की पत्नी या शायद अपने आप में एक अमर देवी जैसी लग रही थी। उसकी सुंदरता इतनी जबरदस्त थी कि वह एक अलौकिक उदासीनता की सीमा पर थी, मानो वह एक अभिमानी अमर प्राणी हो जो अपने से नीचे के तुच्छ प्राणियों को देख रही हो। उसने अपनी बाँह उठाई, अपनी उंगलियों को तलवार की नोक की तरह आपस में बांध लिया और जहां वह खड़ी थी वहां से कुछ 100 मील दूर एक पहाड़ की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों से तुरंत एक सफेद रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश गायब होने से पहले केवल 1 मिलीसेकंड के लिए दिखाई दिया। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ये भूरे रंग के बवंडर से बाहर निकल आया हो, क्योंकि यह तुरंत पहाड़ के सामने प्रकट हुआ। धमाका! एक धमाके के साथ ऊंचा पहाड़ तुरंत ढह गया और बिखरे हुए मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। यान लुओ ने अपनी बाहें वापस खींच लीं, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं मानो असंतोष से। उसने विराम का हस्त संकेत किया और अपना हाथ बगल में रख लिया। उसकी नजरें एक बार फिर डार्कवाटर झील की ओर उठ गईं। यान लुओ के आदेश के बिना लगभग 10 गज चौड़ा ग्रे बवंडर धीरे धीरे लुप्त होने लगा। इस बीच हजारों कंकाल सैनिक उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और घुटने टेकने लगे। यान लुओ का आधा चेहरा एक बार फिर चांदी के मुखौटे से ढका हुआ था। उसने अपने आसपास के कंकालों पर नजर डाली। उसके बाएं हाथ ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली पर रखी अंगूठी को धीरे से रगड़ा और हड्डियों का एक समूह निकला जो जेट की तरह पारदर्शी था। यह वू ये का अवशेष था। उसने ढेर पर नजर डाली और हथेली के एक झटके से उसके हाथ में कुछ चमकदार काले पाउडर उभर आए। फिर उसने पाउडर को अवशेषों के चारों ओर समान रूप से एक अंडाकार आकार में फैलाया, जो वू ये के अवशेषों के चारों ओर था। उसने अपने हाथों को एक साथ कई हाथों के संकेतों में दबाया। जैसे ही चांदी की रोशनी की किरणें उसकी उंगलियों से निकली और धीरे धीरे वू ये के अवशेषों पर चमकते हुए मोती बन गए। जैसे ही चांदी के गोले हड्डियों में घुले, पहले से ही चमकती हड्डियां अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठी। आंखों के गड्ढों में हरे रंग की एक हल्की सी रोशनी चमकी, जो तेजी से चांदी की रोशनी में घुल गई। यान लुओ की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो किसी गहरे विचार में डूबी हों। उसने अपना मुंह खोला और एक चमकती रोशनी में फॉल्नर एंजल डेस्क को उठा लिया। इससे पहले कि वे उसके पास मंडराते, उसने हाथ का इशारा किया और फॉल्नर एंजल डेस्क की ओर इशारा किया। सोने से मड़ी हुई आकृतियां एक बार फिर चमक उठीं और धीरे धीरे धूसर धुंध की एक किरण फूट पड़ी, जिससे एक अस्पष्ट अज्ञात चेहरा बना, जो अंततः वू ये के अवशेषों में धूसर धुंध के एक समूह में बदल गया। सफेद हड्डियों का ढेर जोर से कांप उठा। किसी गंभीर घाव से पीड़ित जिंदा इंसान की तरह कंकाल ऐंठ गया। यान लुओ ने जो काला पाउडर पहले बिखेरा था, वह काले धुएं में बदल गया, जिसने बीच में कंकाल को एक गेंद की तरह ढक लिया। कुछ पल बीते, कोहरे का काला गोला अचानक लुढ़क कर फट गया और उसमें से एक आकृति उछलकर यान लुओ के सामने आ गिरी और वह तुरंत उसके सामने दंडवत हो गई। ये काले कवच में एक कंकाल योद्धा था। उसके हाथ में स्याही की तरह काली एक लंबी तलवार थी, जबकि उसके काले कवच ने केवल उसके धड़, छाती और अंगों को ढका था, सिवाय उसके काले खोपड़ी के जो क्रिस्टल की चमक से चमक रही थी। यान लुओ ने अपने सामने काले कवच वाले योद्धा को देखा और ठंडे स्वर में कहा, याद रखना, अब से तुम वू ये हो। अध्याय 420 एकीकरण। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। पश्चिमी हे महाद्वीप के एक घने जंगल में लंबे पतले बालों वाला एक बंदर अपनी बाहों को एक दूसरे पर रखकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आराम से झूल रहा था। बंदर मुस्कुराया जब उसने अपने सामने कहीं एक बड़ा पेड़ देखा। उसने अपनी लंबी भुजा घुमाई और खुद को आगे की ओर उछाला, जबकि दूसरी भुजा पेड़ की टहनी पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वानर उसे पकड़ने ही वाला था, अचानक हवा से काली रोशनी की एक लकीर उभरी और उस अकेली रोशनी के चारों ओर लहरों जैसी तरंगें दौड़ गईं। काली रोशनी से एक मानव आकृति निकली और वानर से टकरा गई। आदमी जमीन पर गिर गया, लेकिन वानर कुछ दूर उड़ गया। गिरने से पहले वह बेकाबू होकर कई कलाबाजियां करता रहा। जब तक वह इस अपमानजनक स्थिति से संभला, तब तक वह झुंझलाहट में अपने दांत दिखा चुका था। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि अचानक हुई टक्कर से उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। उसने अपना सिर खुजलाया और उस आदमी को घूरकर देखा, फिर भाग गया। वह आदमी खड़ा हुआ और खुद से पत्ते झाड़ने लगा। उसने अपने आसपास का नजारा देखा और हाथ ऊपर करके गाने लगा, आखिरकार मैं वापस आ गया। वास्तव में यह कोई और नहीं बल्कि शिमयू ही था, जो मृतकों की भूमि से वापस आया था। वह कुछ देर तक अपने हाथ पैर हिलाता रहा, अपने आसपास की हवा में बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लेता रहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ऊर्जा के संकेंद्रण से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह शायद पश्चिमी ही महाद्वीप में कहीं था। वह बमुश्किल कुछ कदम ही चल पाया था कि उसकी खुशी का भाव बदल गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर लाल और सफेद रंग का एक अजीब सा रंग छाने लगा। उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर का खून बहुत गर्म हो गया है, मानो उबलने वाला हो।
शीमू के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भट्टी में तपाया जा रहा हो और उसका शरीर त्वचा से लेकर अंगों तक किसी नारकीय गर्मी से झुलस रहा हो। खासकर उसकी त्वचा इतनी लाल हो गई थी कि मानो उसके रोमछिद्रों से खून ही खून बहने लगेगा। उसने अपना सिर आसमान की ओर करके एक तीखी चीख मारी, जिससे जंगल में पक्षी डरकर भाग खड़े हुए। अगले ही पल उसके माथे की हरी नसें उभर आईं और उसकी पुतलियां फैल गईं और उनमें से सुनहरी रोशनियां चमकने लगीं। पहले के विपरीत ये सुनहरी रोशनियां उसकी आंखों पर पड़ी रोशनी की सुंदर परत जैसी बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि ये सोने की तरह ही सघन और ठोस थीं, जिससे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। शीम्यू की मांसपेशियां इतनी तेजी से फूल रही थीं कि नंगी आंखों से देखा जा सकता था। शियाट, जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता गया, उसके कपड़े फटते गए। धमाका, शीम्यू का एक घुटना मुड़ गया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर रखी, धूल के बादल और चट्टानें हवा में उछल गईं। जब धूल छटी तो एक नया बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जिसके किनारों पर मकड़ी के जाले जैसी नुकीली दरारें उभरी हुई थीं। शीम्यू का हाथ अभी भी जमीन में धंसा हुआ था कि अचानक उसकी बाहों से चांदी सफेद बाल उगाए और उसका शरीर आकार में बढ़ता गया। पल भर में ही उसने फिर से एक विशालकाय सफेद वानर का रूप धारण कर लिया। आओ चक्कर, नवरूपांतरित श्वेत वानर अपनी दोनों मुट्ठियों से अपनी छाती पीटते हुए आकाश की ओर चिल्लाया। उसी समय उसकी आंखों की सुनहरी चमक लगभग जम गई थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सफेद बंदर कुछ देर तक अपनी छाती पीटता रहा, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका दर्द कम ही न हुआ हो। पलक झपकते ही उसने बगल में खड़े एक मोटे पेड़ पर जोरदार मुक्का मारा। पेड़ का तना इतना मोटा था कि उसे पूरी तरह से घेरने के लिए 3 सामान्य वयस्कों को अपने हाथ जोड़ने पड़ते। फिर भी बंदर के हिंसक हमलों से पेड़ का तना एक विस्फोट में 1 दर्जन टुकड़ों में टूट गया और वे चारों ओर बिखर गए। सफेद बंदर को पता चला कि उसके शरीर के अंदर की असली कीवी को खत्म करने से जलन कम हो जाएगी। बस यूं ही वह अगले पेड़ की ओर दौड़ पड़ा, अगले शिकार की ओर। बिना एक शब्द कहे एक बार फिर पेड़ों को तोड़ दिया। धमाका, धमाका, धमाका। जैसे ही पेड़ों के एक के बाद एक गिरने की आवाजें गूंजने लगीं, लकड़ी के टुकड़े और किरचे बरसने लगीं। ज्यादा समय नहीं लगा और सफेद बंदर चारों ओर पेड़ों के अवशेषों और उल्टी हुई मिट्टी से घिर गया। इन पेड़ों को कुचलना मानो उसके लिए रामबाण साबित हुआ हो, क्योंकि उसके चेहरे से पीड़ा का भाव गायब हो गया था। उसे लगभग राहत मिली थी। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। सफेद बंदर ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से लौटने लगा। इतना बड़ा होने के कारण एक ही छलांग जंगल की सबसे ऊंची पत्तियों और छतरी को भेदने के लिए पर्याप्त थी, तथा बंदर धरती से कई सौ गज ऊपर आकाश में उड़ गया। एक भयानक फुसफुसाहट के साथ वह एक क्षुद्रग्रह की तरह आकाश से वापस पृथ्वी पर गिर पड़ा। धमाका, जैसे ही सफेद बंदर आसमान से नीचे गिरा, पूरा पहाड़ सिर्फ उसके कंपन की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तूफान के जोर से पेड़ तेजी से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। फिर भी सफेद बंदर की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह फिर से किसी चिड़चिड़े बच्चे की तरह जमीन पर लौटने लगा और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। पास में पड़े एक पुराने गूलक के पेड़ को हाथों से पकड़ लिया और फिर उसकी डालियों को पीछे की ओर झुका दिया। जैसे ही शाखाओं को अधिकतम सीमा तक खींचा गया, ठीक उनके टूटने से पहले सफेद बंदर ने खुद को मुक्त कर लिया और शाखा के उछलने तथा उसे आगे की ओर धकेलने के कारण वह हवा में उछल गया। जब वह पहाड़ से सीधे ऊपर की ओर उड़कर लगभग 10 गज ऊंचे झरने में गिरा तो उसकी विशाल छाया क्षितिज पर एक चाप के रूप में छा गई। एक धमाके के साथ सफेद बंदर का उल्का जैसा शरीर झरने के नीचे गहरे कुंड में जा गिरा। जोर इतना जोरदार था कि पानी 10 गज से भी ज्यादा ऊपर उछला और फिर तूफान की तरह जमीन पर गिर पड़ा। पूरे शरीर में जलती हुई गर्मी महसूस करते हुए सफेद बंदर को पानी की ठंडक में सुकून मिला और उसे राहत मिली। फिर भी ये राहत अस्थायी साबित हुई, क्योंकि दर्द का एक नया दौर शुरू हो गया। सफेद बंदर को अपने दिमाग में सुई जैसी चुभन इतनी तेज महसूस हुई कि उसकी दृष्टि चली गई और वह बेहोश हो गया। वह अभी भी झरने के नीचे बने कुंड में था। जैसे जैसे पानी कुंड में तेजी से बहता रहा, उसने अब बेहोश पड़े सफेद बंदर के शरीर को धक्का दिया। बंदर पानी में अंदर बाहर उछलता रहा और धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा। कुछ दिनों बाद एक पहाड़ी नदी के पास एक किशोर बिना कपड़ों के धीरे धीरे पानी से बाहर निकला और पूरी तरह भीगते हुए एक चट्टान पर बैठ गया। बेशक वो कोई और नहीं बल्कि शीमू ही था। जब से उसने होश खोया था, पानी उसे धीरे धीरे एक पहाड़ी नाले के पास ले जा रहा था। शीमू ने खुद को संभाला और फिर अपनी अलमारी से एक नई हरी कमीज निकाली। वह नाले के किनारे गया और पानी को हाथों में लेकर अपना चेहरा धोने लगा और अपने बिखरे बालों को भी ठीक किया। हालांकि प्रतिबिंब से उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी काली काली पुतलियों के चारों ओर सोने का एक छल्ला बना हुआ था, जिससे एक हल्की हल्की चमक निकल रही थी। शिम्यू का मन पानी में देखते ही दौड़ने लगा। उसकी नजर सीधे उसके फिरोजी रंग से होते हुए धारा की आधारशिला तक गई, क्योंकि वह सतह के नीचे तैरती मछलियों के शल्क, पूंछ और पंखों का बारीक विवरण साफ देख सकता था। दरअसल वह शल्कों को बनाने वाली बारीक रेखाएं भी देख सकता था। उसने अभी तक अपनी जादुई आंखें भी नहीं खोली थीं। यह उसकी सामान्य दृष्टि थी। फिर भी वह पहले से ही बारीक से बारीक चीजें देख पाने में कामयाब हो गया था। अपने शुरुआती सदमे से उबरने के बाद शिम्यू ने कुछ देर सोचा और फिर अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाया, जिससे एक बार फिर उसकी आंखों पर सुनहरी रोशनी छा गई और फिर वह उसकी आंखों से निकलकर बिजली की तरह पानी में गिर गई। भिन्न नाव। पानी की सतह से 2 लहरें फैलीं जो लुप्त हो गईं। कुछ सेकंड बाद एक काली काप मछली पेट के बल पानी की सतह से बाहर निकली।
देखने से ऐसा कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ जिससे उसकी मौत का कारण पता चल सके, लेकिन शी म्यू को साफ पता था कि मछली उसके भौतिक दृष्टि आक्रमण का शिकार हुई है। इस खोज से शी म्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। 10 गज की दूरी पर कुछ जंगली हंस नीले क्षितिज पर झुंड में उड़ रहे थे। उनके पंख, चोंच और पंजे सभी शी म्यू की नई आंखों के लिए बहुत स्पष्ट और विस्तृत थे। शी म्यू की आंखें एक बार फिर ठंडी चमक से चमक उठीं जब वह झुंड को घूर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह अपनी नई आंखों के साथ कुछ समय तक प्रयोग करता रहा, जब तक कि उसे पता नहीं चला कि उसकी आत्मा को दृष्टिगत हमले में बदलने की पूर्ण सीमा उससे 3 गज की दूरी पर थी। दूरी कम थी, लेकिन शी म्यू खुश था कि उसे एक नई क्षमता मिल गई थी। उसे यकीन था कि अपनी शक्ति रैंकिंग में नए सुधारों और सफलताओं के साथ वह और भी मजबूत हो जाएगा। शी म्यू को महसूस हो रहा था कि उसके महत्वपूर्ण अंग और रक्त पहले से भी अधिक मजबूत और सुदृढ़ हो रहे हैं। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि श्वेत वानर के आवश्यक रक्त की दूसरी बूंद को ग्रहण करने की सफलता से व्यक्ति के शरीर पर और भी अधिक स्पष्ट परिणाम उत्पन्न होंगे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि एकीकरण की प्रक्रिया इतनी कष्टदायक होगी, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने स्वयं से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वे इसे पहले की तरह प्रशिक्षित करने और विकसित करने में 10 वर्ष लगाने के बजाय एक बार में ही कर लेंगे। शी म्यू ने कुछ देर सोचा और आसानी से समझ गया कि ऐसा क्यों था। उसने पहली बार सफेद वानर के आवश्यक रक्त का सेवन किया था, इससे पहले कि वह होउ तियान का साधक भी बन पाता। उसका शरीर इतना हीन था कि उसके रक्त को एक साथ उसमें मिलाना असंभव था। अगर क्लेम्गल जिंगझू ने उसके शरीर में रक्त की छोटी छोटी मात्राएं न डाली होती तो शायद शरीर के आकार में तेजी से हुई वृद्धि के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। हालांकि अब वह अलग था। उसका शरीर सर्वशक्तिमान वानर पुनर्जन्म की कला और रक्त की पहली बूंद से हुए उत्परिवर्तन से प्रभावित था, जिससे वह अपने समान श्रेणी के अन्य साथियों से श्रेष्ठ हो गया था। इसलिए इस बार श्वेत वानर के आवश्यक रक्त की दूसरी बूंद भी उसके शरीर में सहजता से समा गई। मृत आत्मा की दुनिया का क्षेत्र। यान लुओ ने चांदी का पूरा कवच पहन रखा था और उसका आधा चेहरा चांदी के मुखौटे से ढका हुआ था। उसकी आंखों के अलावा उसकी त्वचा का 1 इंच भी हिस्सा बंजर नहीं था। उसने हाथ में चांदी का भाला थाम रखा था और हथियार के शाफ्ट से चांदी की रोशनी की धाराएं निकल रही थीं। उसके पीछे एक विशालकाय और छोटा सा व्यक्ति खड़ा था। ये वू ये और बी लिंग थे। उसके पीछे मरे हुए जीवों की एक विशाल सेना थी। इस सेना में कंकालों और ज़ॉम्बी की संख्या शी म्यू के आसपास की तुलना में कहीं ज्यादा थी। यान लुओ के सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था जो मृत आत्माओं और मरे हुए जीवों से भरा था। और वे उसके पहाड़ से कम एक साइज बड़े थे। गर्जन। यान लुओ के सामने वाले पहाड़ से एक आत्मा को कंपा देने वाली गर्जना वातावरण में गूंजी। उसके बाद एक विशालकाय आकृति हवा में उठी, जिसने अपने आकार से लगभग आधे आकाश को ढक लिया तथा एक शक्तिशाली मुद्रा उत्सर्जित की जो यान लुओ से रत्ती भर भी कम नहीं थी। यह एक काले रंग का कैडेवर जियाओ ड्रैगन था जो 70 से 80 गज लंबा था। हालांकि इसके शरीर के आधे हिस्से पर पहले से ही काले शल्कों की एक नई परत उगाई थी, जबकि इसकी पीठ पर विशालकाय पंखों की एक जोड़ी उगाई थी। काला कैडेवर जियाओ ड्रैगन कुछ देर तक आसमान में मंडराता रहा, फिर पहाड़ की चोटी पर उतरा। फिर उसने यान लुओ की तरफ एक धमकी भरी, धीमी गर्जना की। यान लुओ की आंखों में चांदी जैसी चमक आ गई, जैसे उसके शरीर पर कवच चमक रहा हो। चांदी की रोशनी में चमकते अपने भाले से उसने उस पहाड़ की ओर हथियार तान दिया जहां काला अजगर खड़ा था। पलक झपकते ही उसकी मृत सेना एक बेलगाम बाढ़ में बदल गई और वे उसके सामने वाले पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। धरती हिल उठी।